हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। और इस वीडियो में यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 9th के इकोनॉमिक्स के चैप्टर नंबर फर्स्ट को, जिसका नाम है द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। यानी कि यहाँ पर इस वीडियो में जो चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे, इस चैप्टर में हम लोग पालमपुर गांव की कहानी पढ़ने वाले हैं। मतलब कि जो पालमपुर गांव है, इस गांव की कहानी को पढ़ेंगे और इस गांव की कहानी को पढ़ करके हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि जो हमारा इकोनॉमिक्स होता है, इकोनॉमिक्स में एक बेसिक कंसेप्ट होता है प्रोडक्शन। इस प्रोडक्शन के कंसेप्ट को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो सिंपली अगर बात करें तो भाई प्रोडक्शन का क्या मतलब होता है, तो प्रोडक्शन के एक तरीके से देखें तो प्रोडक्शन का सिंपली मतलब होता है उत्पादन, किसी चीज को प्रोड्यूस करना। जैसे कि अगर हम लोग एग्रीकल्चर देखें तो एग्रीकल्चर एक प्रकार की इकोनॉमिक एक्टिविटी है, जिसमें कि हम लोग ग्रेन्स को या फिर फूड आइटम्स को प्रोड्यूस करते हैं। इसी प्रकार से कहीं पर कोई फैक्ट्री चलती है तो उस फैक्ट्री से किसी खास प्रोडक्ट का प्रोडक्शन किया जाता है। तो ये प्रोडक्शन कैसे होता है, किसी चीज को तैयार होने में, करने में क्या चीजें लगती हैं, कैसे काम किया जाता है, ये सब चीजें यहां पर हमें समझनी है, बेसिक कंसेप्ट समझना है। क्योंकि यहां पर इस वीडियो के साथ, इस चैप्टर के साथ आप अब इकोनॉमिक्स को पढ़ना शुरू करेंगे। क्लास 8 तक आपने इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ा था, अब आप इकोनॉमिक्स को पढ़ना शुरू करेंगे। तो इकोनॉमिक्स के एक बेसिक कंसेप्ट प्रोडक्शन को यहां पर हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग ओवरव्यू देख लेते हैं, यानी कि जो हमारा पालमपुर गांव है उसके बारे में कुछ बातें जान लेते हैं और चैप्टर के बारे में कुछ ओवरव्यू जान लेते हैं। यहां पर सबसे पहले यही बात कहा जा रहा है जो मैंने आपसे कहा कि द पर्पस ऑफ द स्टोरी इज टू इंट्रोड्यूस सम बेसिक कंसेप्ट रिलेटिंग टू प्रोडक्शन, एंड दिस वी डू थ्रू अ स्टोरी ऑफ अ हाइपोथेटिकल विलेज कॉल्ड पालमपुर। यहां पर आपको इस चैप्टर की कहानी के जरिए, इस पालमपुर गांव की कहानी के जरिए हम लोग प्रोडक्शन से जुड़े हुए कुछ बेसिक कंसेप्ट्स आपको समझाएंगे, आपको पढ़ाएंगे। ठीक है। अब यहां पर जो पालमपुर गांव है, यह पालमपुर गांव रियलिटी में कोई गांव है नहीं। जिस गांव की बात कर रहा है, यहां के गांव के जिन लोगों की बात की जा रही है, वो लोग रियलिटी में इंडिया में कहीं एग्जिस्ट नहीं करते हैं। ये एक हाइपोथेटिकल विलेज है, मतलब मन से बनाया हुआ, सोचा हुआ एक विलेज है, जिसके जरिए आपको इंडिया के गांवों की स्थिति समझाने की कोशिश की जाएगी। अब यहां पर पालमपुर की बात अगर हम लोग शुरू करें तो पालमपुर के बारे में कहता है फार्मिंग इज द मेन एक्टिविटी। मतलब कि पालमपुर गांव में जो लोग हैं उनका जो मेन एक्टिविटी है वो क्या है, फार्मिंग है। मेन एक्टिविटी कहने का मतलब क्या है, मतलब यहां पर यह है कि जो लोग होते हैं हमारे समाज में, हमारी दुनिया में जो लोग होते हैं वो कोई ना कोई काम करते हैं, ताकि वो काम करके कुछ चीजों को प्रोड्यूस कर सकें या फिर वो अपना कुछ अर्निंग कर सकें, जिससे कि वो अपना घर बार चला सके। तो यहां पर पालमपुर गांव में जो ज्यादातर लोग हैं वो फार्मिंग का काम करते हैं, खेती बाड़ी का काम करते हैं, ताकि उनको अर्निंग हो सके, अपना वो खर्चा चला सके, अपनी जरूरतों को पूरा कर सके। इसके अलावा बहुत कम संख्या में कुछ लोग जो हैं वो दूसरे काम भी करते हैं, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग में कुछ लोग लगे हुए हैं, डेयरी में लगे हुए हैं, ट्रांसपोर्ट में लगे हुए हैं, या फिर कुछ और कामों में लोग यहां पर लगे हुए हैं, जिससे कि वो अपना कुछ चीजों का प्रोडक्शन करते हैं और एक प्रकार से अर्निंग भी करते हैं। अब यहां पर कहता है कि ये जो प्रोडक्शन एक्टिविटीज हैं, इन प्रोडक्शन एक्टिविटीज को करने के लिए अलग अलग प्रकार के रिसोर्सेज चाहिए होते हैं। जैसे कि नेचुरल रिसोर्स चाहिए होता है, मैन मेड आइटम्स चाहिए होते हैं, ह्यूमन एफर्ट चाहिए होता है, मनी चाहिए होता है, अलग अलग चीजें चाहिए होते हैं। तो इन सब चीजों के बारे में हम आगे पढ़ेंगे कि किस प्रकार से ये सारी चीजें मिलती हैं और ये सारी चीजें मिल करके किस प्रकार से प्रोडक्शन को अंजाम देती हैं। ये चीज यहां पर हम लोग क्लियर करने की कोशिश करेंगे इस चैप्टर में। तो यहां पर आइए, इस चैप्टर में हम लोग अब क्या करते हैं, इंट्रोडक्शन करते हैं। किस चीज से, पालमपुर गांव से। पालमपुर गांव के बारे में बेसिक बातें हम लोग जानते हैं। अब पालमपुर गांव के बारे में कहता है कि पालमपुर एक वेल कनेक्टेड विलेज है, जहां पर ये पालमपुर जो है अपने आसपास के गांवों से और साथ में जो अगल बगल के टाउन्स है वहां से वेल कनेक्टेड है। वेल कनेक्टेड कहने का मतलब है कि गांव से शहरों तक या फिर आसपास के गांवों तक अच्छी सड़क है, जिससे कि आसानी से लोग आ जा सकते हैं। ठीक है। आगे कहता है कि रायगंज अ बिग विलेज इज 3 किलोमीटर फ्रॉम पालमपुर।
पालमपुर के बगल में 3 किलोमीटर दूर पर एक बड़ा गांव है जिसका नाम है रायगंज, और यहां पर यही चीज कहता है, एन ऑल वेदर रोड कनेक्ट्स द विलेज टू रायगंज एंड फर्दर ऑन टू द नियरेस्ट स्मॉल टाउन ऑफ शाहपुर। पालमपुर गांव से 3 किलोमीटर दूर पर एक गांव है रायगंज, वहां तक अच्छी सड़क जाती है, और उस सड़क से आगे और जाइएगा तो एक छोटा सा टाउन है शाहपुर, जिससे भी अच्छा कनेक्शन है, रोड अच्छा बना हुआ है, पक्का रोड है, ऑल वेदर रोड है, जिससे कि लोग वहां पर जा सकते हैं। अब यहां पर कहता है कि मैनी काइंड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर विजिबल ऑन दिस रोड स्टार्टिंग फ्रॉम बुलॉक कार्ट, टोंगा, बोगी loaded with jaggery and other commodities to motor vehicle like motorcycle, jeep, tractor and trucks। यहां पर कहता है कि ये जो रूट है जो कि शाहपुर को कनेक्ट करता है पालमपुर से, या फिर पालमपुर को रायगंज से कनेक्ट करता है, इस रास्ते पर हमेशा हमें अलग अलग प्रकार की गाड़ियां देखने को मिलती हैं, जैसे कि यहां पर बोगी चलती है, बुलॉक कार्ट चलता है, टोंगा चलता है, मोटरसाइकिल, कार, जीप वगैरह चलते हैं, जिससे कि लोग सामानों का भी ट्रांसपोर्टेशन करते हैं और लोग भी अपना भी ट्रांसपोर्टेशन मतलब आने जाने का काम भी करते हैं। ठीक है, अब यहां पर देखें तो इस गांव की बात करें तो गांव के बारे में कहता है कि गांव में कुल मिलाकर 450 फैमिलीज रहते हैं। पालमपुर गांव में कितने फैमिलीज हैं? 450 फैमिलीज रहते हैं जो कि अलग अलग कास्ट से बिलोंग करते हैं, और इन 450 फैमिलीज में से 80 परिवार या फिर 80 फैमिलीज जो हैं वो अपर कास्ट फैमिलीज हैं, और ये मेजोरिटी ऑफ लैंड ओन करते हैं गांव में, मतलब गांव में जो जमीन है उसमें ज्यादातर जमीन इन्हीं का है, मतलब ये उसके मालिक हैं। अब यहां पर कहता है कि ये जो परिवार हैं अपर कास्ट के, इनके हाउसेस काफी बड़े हैं, कुछ घर जो हैं वो काफी बड़े हैं, और इसके साथ ये घर ईंटों से बने हुए हैं, सीमेंट से प्लास्टर किया हुआ है, मतलब एक प्रकार से अच्छा पक्का मकान बना हुआ है। और इसके बाद यहां पर बात करता है कि जो शेड्यूल्ड कास्ट के लोग हैं यानी जो दलित्स हैं, वो गांव में 1/3 पॉपुलेशन रखते हैं। एक तरीके से हम लोग समझे तो 150 फैमिलीज है तो 450 फैमिलीज है तो लगभग 150 फैमिलीज जो हैं वो आपको दलित्स के हैं यानी एससीज के हैं। ठीक है, और ये गांव के एक कोने में रहते हैं, और इनके जो घर हैं वो काफी छोटे हैं, और यहां पर इनके घर मड और स्ट्रॉ के बने हुए हैं। ठीक है, अब यहां पर देखें तो आगे कहता है कि मोस्ट ऑफ द हाउसेज हैव इलेक्ट्रिक कनेक्शन। जो पालमपुर गांव है वहां पर बिजली भी आती है, और पालमपुर गांव के ज्यादातर घरों में बिजली का कनेक्शन भी है, और बिजली का कनेक्शन यहां पर सभी घरों में लगभग दिया गया है। अब यहां पर इलेक्ट्रिसिटी का यूज खेती-बाड़ी में भी किया जाता है। जो ट्यूबवेल चलते हैं, वहां पर जो मोटर वगैरह चलते हैं, उसमें इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके इरिगेशन किया जाता है, और साथ में बहुत सारे जो स्मॉल बिजनेसेस हैं, वहां पर भी इलेक्ट्रिसिटी बहुत मददगार होती है, इलेक्ट्रिसिटी का यूज होता है। पालमपुर गांव में 2 प्राइमरी स्कूल हैं और साथ में एक हाई स्कूल है, और साथ में पालमपुर गांव में एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर भी है जो कि सरकार के द्वारा चलाई जाती है, और एक प्राइवेट डिस्पेंसरी भी है जहां पर लोगों का इलाज किया जाता है जो कि प्राइवेटली रन किया जाता है। ये एक तरीके से पालमपुर गांव के बारे में बेसिक आपको आइडिया बता दिया गया कि पालमपुर में कितने परिवार हैं, कितने स्कूल हैं, हॉस्पिटल है या नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी है या नहीं है, रोड है या नहीं है। ये सब बातें एक प्रकार से पालमपुर गांव के बारे में आप जान चुके हैं। अब यहां पर आगे देखें तो आगे यहां पर इसी चीज को समराइज करता है, कहता है कि द डिस्क्रिप्शन एबव शोज दैट द पालमपुर हैज फेयरली वेल डेवलप्ड सिस्टम ऑफ रोड्स, ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रिसिटी, इरिगेशन, स्कूल एंड हेल्थ सेंटर। कंपेयर दीज फैसिलिटीज विथ दोज इन योर नियर बाय विलेज। कहता कि देखो भाई, पालमपुर के बारे में हमने पढ़ा तो जाना कि पालमपुर में सारी सुविधाएं हैं, वहां पर अच्छी सड़क भी है, वहां पर बिजली भी आती है, स्कूल भी है, वहां पर हेल्थ सेंटर भी है, तो सभी चीजें यहां पर हैं। क्या आपके आसपास के गांव में ऐसी चीजें हैं? तो भाई मेरे घर के आसपास जो गांव है, मतलब मैं शहर में रहता हूं, शहर के बाहर जब अब मैं गांव में जाता हूं या अपने भी गांव में जाता हूं तो वहां पर मुझे इस प्रकार की फैसिलिटीज नहीं दिखती हैं। धीरे धीरे हो रहा है ऐसा कि भाई धीरे धीरे फैसिलिटीज आ रही हैं। जैसे मेरे गांव में आजकल हॉस्पिटल बन चुका है, मेरे गांव में आजकल स्कूल अच्छा चल रहा है, हाई स्कूल हो चुका है, और भी तरीके तरीके की चीजें, इलेक्ट्रिसिटी भी आ चुकी है, धीरे धीरे सुधार हो रहा है। लेकिन आज के अगर 4-5 साल पहले की बात करूं तो उस समय ये फैसिलिटीज कहीं भी नहीं हुआ करती थी मेरे इलाके में। ठीक है, तो यहां पर अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं
तो आगे यहां पर क्या कहता है, द स्टोरी ऑफ पालमपुर एन इमेजिनरी विलेज विल टेक अस थ्रू द डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटीज इन द विलेज। यहां पर हम लोग जब पालमपुर गांव की कहानी पढ़ेंगे, उससे हम लोग अलग अलग प्रकार के प्रोडक्शन को हम लोग समझेंगे, अलग अलग एक्टिविटीज की बात करेंगे। वैसे इस चैप्टर में ज्यादातर फोकस किया गया है फार्मिंग के ऊपर, लेकिन उसके बाद चैप्टर के अंत में कुछ डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्शन की भी बात की गई है, ठीक है। तो यहां पर कहता है कि इन विलेजेस अक्रॉस इंडिया फार्मिंग इज द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी, द अदर प्रोडक्शन एक्टिविटीज रेफर टू एज नॉन फार्म एक्टिविटीज इंक्लूड स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांसपोर्ट, शॉपकीपिंग एक्सेट्रा। वी शैल टेक अ लुक एट बोथ दीज टाइप ऑफ एक्टिविटीज आफ्टर लर्निंग अ फ्यू जनरल थिंग अबाउट प्रोडक्शन। प्रोडक्शन के बारे में कुछ बेसिक बातें जानेंगे, फिर फार्मिंग की बात करेंगे, और फिर नॉन फार्म एक्टिविटीज की बात करेंगे। मतलब खेती के अलावा जो भी दूसरे काम होते हैं उनकी हम लोग बात करेंगे। अब यहां पर आइए हम लोग शुरुआत करते हैं टॉपिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन। मतलब यहां पर हम लोग क्या बात करने वाले हैं कि प्रोडक्शन कैसे होता है, प्रोडक्शन होने के लिए, करने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए होती हैं, ये हम लोग समझेंगे। फिर हम लोग एग्रीकल्चर वगैरह फार्मिंग की बात करेंगे। कहता है कि द एम ऑफ प्रोडक्शन इज टू प्रोड्यूस द गुड्स एंड सर्विसेज दैट वी वांट। प्रोडक्शन करने का मेन मकसद क्या है? हम कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं, जैसे खेती कर रहे हैं या कोई फैक्ट्री चला रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं एक्टिविटी, तो वहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं? प्रोडक्शन कर रहे हैं। प्रोडक्शन करने का मेन मकसद क्या है? प्रोडक्शन करने का मेन मकसद है कि जो चीजें हमको जरूरत है उसको एक प्रकार से हम लोग प्रोड्यूस करें। अब हमको जरूरत है से मतलब क्या? मतलब कि हमारे देश की जनता को क्या जरूरत है, हमारे लोगों को क्या जरूरत है, या फिर विदेश में किसी दूसरे देश में लोगों को क्या जरूरत है, उसको हम लोग प्रोड्यूस करें। समझ गए? अब प्रोड्यूस करने का मकसद क्या है? पहला तो मकसद है भाई जरूरत पूरा करना है, और जरूरत पूरा करेंगे तो हमको पैसा मिलेगा, हमको फायदा होगा, जिससे कि हम अपने खर्चे वर्चे चलाएंगे। तो ये चीजें, ठीक है। अब यहां पर कहता है कि देयर आर 4 रिक्वायरमेंट फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। किसी भी चीज का, किसी भी गुड्स का या सर्विसेज का प्रोडक्शन करने के लिए हमें 4 चीजें चाहिए होती हैं। वैसे आपको बता दूं, गुड्स का मतलब तो आपको समझ में आ रहा होगा कि सारे सामान, वस्तुएं की बात हो रही है। जैसे ये मोबाइल फोन हो गया, कंप्यूटर हो गया, ये कैमरा हो गया, ये सब इस प्रकार की जो चीजें होती हैं गुड्स हो गई इसमें। अब सर्विसेज कहने का मतलब है सेवा। सेवा मतलब क्या? मतलब यहां पर हम लोग कोई सामान प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं बल्कि सेवा दे रहे हैं। जैसे मैं यहां पर ये वीडियो बना रहा हूं, आप पढ़िएगा, तो क्या मैं यहां पर आपको कोई सामान दे रहा हूं, कोई वस्तु है जो कि आपको दे रहा हूं क्या? जी नहीं, मैं आपकी मदद कर रहा हूं, आपको एक प्रकार से अपना सेवा दे रहा हूं, सर्विस दे रहा हूं। इसी प्रकार से कोई पुलिस वाला जब नौकरी करता है तो वो क्या करता है? वो कोई सामान लोगों में बांटता है, सामान देता है लोगों को? नहीं, वो अपने सेवा देता है, अपना सेवा देता है लोगों को। समझ गए? तो यहां पर यही चीज है कि अगर हमें किसी वस्तु का प्रोडक्शन करना है या फिर किसी प्रकार से सर्विस देना है, सेवा देना है, तो हमें 4 चीजें चाहिए होती हैं। क्या चाहिए होता है? अब यहां पर कहता है कि द फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज लैंड। हमें क्या चाहिए? सबसे पहले तो लैंड चाहिए। अगर हमें मान लो कोई फैक्ट्री लगानी है या फिर खेती करना है, वहां से हम लोग कुछ प्रोड्यूस करेंगे, तो उसके लिए तो सबसे पहले जमीन होना चाहिए ना। जमीन होगा तभी हम वहां पर खेती कर सकते हैं, या फिर जमीन होगा तभी वहां पर हम लोग फैक्ट्री लगा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं अगर हमारे पास लैंड होगा तो। ठीक है। इसके अलावा और भी नेचुरल रिसोर्सेस हमें चाहिए होते हैं, जैसे कि वाटर चाहिए होता है, फॉरेस्ट चाहिए होता है, मिनरल चाहिए होता है, अलग अलग चीजें हमें चाहिए होते हैं जो कि हमारे लिए एक प्रकार से बेसिक रिक्वायरमेंट होती हैं। अब इसके बाद दूसरा हमारा रिक्वायरमेंट होता है लेबर का। लेबर रिक्वायरमेंट होता है मतलब क्या? मतलब कि शारीरिक मेहनत, ताकत, ये चीजें चाहिए होती हैं। अगर कहीं हम कोई फैक्ट्री लगा दें और फैक्ट्री में लगा करके वहां पर कोई काम करने वाला ना हो, तो फिर वहां पर वो फैक्ट्री चलेगी क्या? बिल्कुल भी नहीं चलेगी। अगर हम कोई खेत ले लें, कोई खेत है मेरे पास, उस खेत में शरीर से, दम से कोई काम करने वाला व्यक्ति ना हो, तो क्या उस खेत में कोई प्रोडक्शन किया जा सकता है क्या? नहीं किया जा सकता है। तो यहां पर यही चीज कहता है कि सेकेंड रिक्वायरमेंट इज लेबर, दैट इज पीपल हु विल डू द वर्क।
यानी लोग जो कि काम करेंगे, जो कि मेहनत करेंगे, जो कि प्रोडक्शन करने का काम करेंगे। तो यहां पर कहता है कि कुछ ऐसे प्रोडक्शन एक्टिविटीज होते हैं जहां पर हाईली एजुकेटेड वर्कर्स चाहिए होते हैं नेसेसरी टास्क को परफॉर्म करने के लिए, और कुछ ऐसे एक्टिविटीज होते हैं जहां पर मैनुअल वर्क करना होता है, वहां पर हमें हाईली स्किल्ड वर्कर नहीं चाहिए होता है। समझ गए? तो यहां पर कहता है कि हर एक वर्कर को लेबर नेसेसरी, ईच वर्कर इज प्रोवाइडिंग द लेबर नेसेसरी फॉर प्रोडक्शन। हर एक वर्कर क्या कर रहा है? जो लेबर जरूरत है प्रोडक्शन के लिए वो प्रोवाइड कर रहा है। जैसे अगर कंप्यूटर बनाने की कोई फैक्ट्री खोलता हूं, तो वहां पर मुझे वर्कर के रूप में इंजीनियर चाहिए होंगे, जिनको कि वो स्किल हो कि कंप्यूटर कैसे बनता है, कैसे काम करता है, कैसे चलता है। लेकिन अगर मैं कहीं कंस्ट्रक्शन का कंपनी खोलता हूं, कोई बिल्डिंग बनाने का काम करता हूं, तो वहां पर मुझे कंप्यूटर के नॉलेज वाला व्यक्ति नहीं चाहिए, बहुत हाईली स्किल्ड व्यक्ति नहीं चाहिए। मुझे क्या चाहिए? मैनुअल वर्क करने वाला व्यक्ति चाहिए। तो अलग अलग प्रकार की जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है उसमें लेबर की रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है, और हर एक वर्कर जो है लेबर की रिक्वायरमेंट को पूरा करता है उस एक्टिविटी के लिए। आगे कहता है कि द थर्ड रिक्वायरमेंट इज फिजिकल कैपिटल। जो तीसरा रिक्वायरमेंट है प्रोडक्शन का वो है फिजिकल कैपिटल। सिंपली बात करें तो पैसा, पैसा लगता है प्रोडक्शन करने के लिए। मतलब यहां पर कहता है कि द वेराइटी ऑफ इनपुट्स रिक्वायर्ड एट एवरी स्टेज ड्यूरिंग प्रोडक्शन। मतलब की बात यहां पर यह है कि अगर आप प्रोडक्शन कर रहे हैं, अगर आप मान लो कोई फैक्ट्री चला रहे हैं, तो फैक्ट्री चलाने के लिए आपको क्या चाहिए भाई? सबसे पहले हमने देखा जमीन चाहिए। अब जमीन क्या फ्री में आ जाएगी क्या? आप फैक्ट्री लगाने वाले हैं, जमीन चाहिए, तो जमीन आपको पैसे देकर खरीदने होंगे। उसके बाद फैक्ट्री में आपको मशीन चाहिए होंगे। मशीन क्या फ्री में आ जाएगा क्या? नहीं, आपको पैसे लगा करके मशीन खरीदना होगा। उसके बाद वहां पर लोग काम करेंगे, वहां पर आपको रॉ मटेरियल लाना होगा। तो क्या वो फ्री में आएंगे क्या? नहीं, लोगों को सैलरी देना पड़ता है, रॉ मटेरियल को खरीदना पड़ता है पैसे दे करके। तो आपको क्या चाहिए? फिजिकल कैपिटल चाहिए, पैसा चाहिए। अब यहां पर फिजिकल कैपिटल को दो प्रकार के हिस्सों में, दो कैटेगरीज में बांटा गया है। पहला है आपका फिक्स्ड कैपिटल। मतलब यहां पर क्या है? फिक्स्ड कैपिटल का मतलब क्या है? मतलब यहां पर यह है कि जब हम प्रोडक्शन करते हैं, प्रोडक्शन करने के दौरान हमें कुछ ऐसी चीजों की जरूरत होती है जो कि बहुत लंबे समय के लिए हमें एक बार खरीदना होता है। एक बार हम खरीद लिया, वो हमारे पास है, और वो बार बार हम लोग प्रोडक्शन में इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए अगर कोई किसान प्रोडक्शन करने का काम कर रहा है, तो उस किसान के लिए फिक्स्ड कैपिटल क्या है? उस किसान के लिए फिक्स्ड कैपिटल है वो जमीन जिस पर वो खेती करता है। वो किसान हर साल उसी जमीन पर खेती करेगा, तो किसान का फिक्स्ड कैपिटल वो जमीन हो गया। इसी प्रकार से वो किसान अगर ट्रैक्टर खरीद लेता है, तो वो ट्रैक्टर भी उसके लिए फिक्स्ड कैपिटल हो गया, क्योंकि आने वाले 10 साल तक, 20 साल तक, 30 साल तक वो किसान उस ट्रैक्टर का यूज करेगा। अगर वो किसान जनरेटर खरीद ले या फिर कोई पंप खरीद ले, डीजल पंप, मोटर पंप खरीद ले, तो वहां पर वो भी एक प्रकार का फिक्स्ड कैपिटल होगा, क्योंकि उसी मशीन का यूज करके हम लोग एक बार से ज्यादा कई बार प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो वो हमारा हो गया फिक्स्ड कैपिटल। यही चीज कहता है कि यहां पर जो एक प्रकार से जो चीजें कई सालों तक हम लोग यूज कर सकते हैं प्रोडक्शन में, वो हमारा फिक्स्ड कैपिटल हो गया। इसी प्रकार से अगर कोई फैक्ट्री चल रही है, फैक्ट्री में जो फैक्ट्री का जमीन है, फैक्ट्री का बिल्डिंग है, फैक्ट्री में जो मशीनें हैं, वो सब क्या है? फिक्स्ड कैपिटल है, क्योंकि उनको कई सालों तक, कई बार हम लोग प्रोडक्शन में यूज कर सकते हैं। अब इसके बाद दूसरा हमारा आ जाता है कैपिटल का रूप, वो है वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल कहने का मतलब क्या? मतलब कि यहां पर सिंपली बात है कि भाई हम लोगों को हर बार प्रोडक्शन करने के लिए जो पैसा चाहिए उसकी बात यहां पर करता है। जैसे हम लोग खेती का उदाहरण देख रहे थे, खेती करने के लिए हम लोगों को जब भी अनाज लगाना होगा, जब भी हम लोगों को प्रोडक्शन करना होगा, तब हम लोगों को क्या चाहिए भाई? बीज चाहिए, सीड्स चाहिए। उस सीड्स के अलावा क्या चाहिए? फर्टिलाइजर चाहिए। इसके साथ ही हम लोग मोटर चलाएंगे, इरिगेशन करेंगे, तो उसके लिए इलेक्ट्रिसिटी बिल हमें भरना होगा, वो इलेक्ट्रिसिटी बिल होगा। ट्रैक्टर है हमारे पास, ट्रैक्टर फिक्स्ड कैपिटल है, लेकिन ट्रैक्टर चलाएंगे तो उसमें हमें डीजल डालना होगा। तो जो ये डीजल का खर्चा है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, जो सीड्स का खर्चा है, फर्टिलाइजर का खर्चा है, हार्वेस्टर अगर हम लोग लेकर के आते हैं तो हार्वेस्टर का भाड़ा, या फिर लोगों को हम नौकरी पर रखते हैं काम करने के लिए, कटाई बुआई करने के लिए, तो उसका पैसा।
तो ये जो वर्किंग कैपिटल ये आ गया, मतलब कि हर बार हम खेती करेंगे तो हमें हर बार ये पैसा लगाना पड़ेगा, तो ये हो गया वर्किंग कैपिटल। जैसे फैक्ट्री हम लोग चला रहे हैं, तो फैक्ट्री में मशीन जो है वो तो फिक्स्ड कैपिटल है, लेकिन अगर हम लोग मान लो कि कपास से धागा बनाने का काम करते हैं, तो धागा बनाने के लिए हम लोगों को हर बार कपास खरीदना पड़ेगा। तो कपास क्या हो गया, हमारा वर्किंग कैपिटल हो गया। कपास खरीदने के लिए हमें हर बार पैसा चाहिए जितनी बार हम प्रोडक्शन करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा फिक्स्ड कैपिटल और वर्किंग कैपिटल हो गया, ये चीजें आप यहां पर समझ चुके हैं। इसके बाद कहता है कि इसके बाद एक और चौथा रिक्वायरमेंट भी है हमारे पास, और ये चौथा रिक्वायरमेंट क्या है भाई, ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल कहने का मतलब ये है कि देखिए, जो हम एक प्रकार से मशीनें यूज करते हैं, जो एक प्रकार से हम काम करते हैं, उसके लिए हमें नॉलेज चाहिए होता है, इंटरप्राइज चाहिए होता है। मतलब कि एक प्रकार से ये जो हमारे पास जमीन आया, वर्किंग कैपिटल आया, इसके अलावा हमारे पास लेबर आया, इन सबको जोड़ करके हम लोग एक प्रकार से प्रोडक्शन कर सकें, उसके लिए नॉलेज स्किल चाहिए होता है। तो यहां पर हमारे लिए चौथा रिक्वायरमेंट होता है ह्यूमन कैपिटल। समझ गए। जैसे अगर कोई फैक्ट्री चल रही है, तो फैक्ट्री चल रही है तो फैक्ट्री में कोई बॉस होता है, उस बॉस को आइडिया है कि भाई हमें रॉ मटेरियल कहां से लाना है, कैसे करना है, लोगों से क्या काम करवाना है, कैसे काम करवाना है, तो वो उसका नॉलेज है, वो उसका स्किल है। तो वहां पर वो क्या हो गया, ह्यूमन कैपिटल हो गया। मतलब कि एक प्रकार से आप यूज कर सकें, और इन जो चीजें थी, लैंड या फिर वर्किंग कैपिटल या फिर फिक्स्ड कैपिटल या फिर हमारा जो ये लेबर था, इन सब का यूज करके अगर हम लोग प्रोडक्शन करते हैं, तो वहां पर हमें क्या चाहिए होता है, स्किल और एंटरप्राइज चाहिए होता है, वो हमारा हो जाता है ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल के बारे में हम लोग एक प्रकार से बात करेंगे अगले चैप्टर में। पीपल एज अ रिसोर्स हमारा अगला चैप्टर है, वहां पर बात करेंगे। अब यहां पर कहता है कि इस पिक्चर में आप लोग लैंड, लेबर, फिक्स्ड कैपिटल को आप लोग रिकॉग्नाइज कीजिए, पहचानिए। तो सिंपल सी बात है भैया, ये जो मशीन हमारा चल रहा है, ये मशीन क्या हो गया भाई, फिक्स्ड कैपिटल हो गया। ये व्यक्ति यहां पर क्या है, हमारा लेबर हो गया। ये जिस जमीन पर फैक्ट्री लगी हुई है वो हमारा लैंड हो गया। बहुत आसान से आप इस चीज को वेरीफाई कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। अब यहां पर आगे बढ़े तो आगे कहता है कि एवरी प्रोडक्शन इज ऑर्गेनाइज्ड बाय कंबाइनिंग लैंड, लेबर एंड फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल विच आर नोन एज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ये चार चीजों से मिलकर ही किसी न किसी प्रकार का प्रोडक्शन होता है। कोई भी दुनिया में प्रोडक्शन करेंगे, किसी भी चीज का प्रोडक्शन करेंगे, तो आपको ये चार चीजें लगती हैं। आपके पास जमीन होना चाहिए, लेबर होना चाहिए, फिजिकल कैपिटल होना चाहिए, और साथ में ह्यूमन कैपिटल होना चाहिए। ठीक है, आगे देखिए, आगे ये जो फिजिकल कैपिटल वर्ड है, इसको कैपिटल वर्ड पढ़ा जाएगा, बोला जाएगा। आगे चैप्टर में जब भी कैपिटल बोला जाए तो यह समझ लीजिए कि फिजिकल कैपिटल की बात करता है, मतलब पैसा की बात कर रहा है। सिंपल सी बात है, समझ गए। अब यहां पर आगे बढ़ते हैं तो आगे हमारे सामने क्या आ जाता है, फार्मिंग इन पालमपुर आ जाता है। मतलब कि अब यहां पर हम लोग देखेंगे कि जो पालमपुर गांव है, यहां पर फार्मिंग कैसे की जाती है। तो यहां पर इस चैप्टर में आगे आपको कुछ पॉइंट्स या फिर कुछ कंडीशंस बताए गए हैं पालमपुर के फार्मिंग के बारे में, कि भाई पालमपुर में फार्मिंग होती है तो उसमें क्या क्या कंडीशंस हैं, वहां फार्मिंग कैसे होती है, क्या कौन कैसे करता है, ये चीजें आइए हम क्या करते हैं, बारी बारी से देख लेते हैं। पहला जो कंडीशन यहां पर दिया गया है, पहला कंडीशन है लैंड इज फिक्स्ड। मतलब पालमपुर जो गांव है, वहां पर जो खेती की जाती है, खेती के लिए जो जमीन है, वो जमीन फिक्स्ड है। मतलब कि हम लोग खेती में प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए और जमीन को नहीं बढ़ा सकते हैं। जितनी जमीन है पालमपुर में, उस जमीन पर खेती होती है और एक्स्ट्रा जमीन अवेलेबल नहीं है। यही चीज कहता है कि फार्मिंग इज द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी इन पालमपुर। 75% ऑफ पीपल हु आर वर्किंग आर डिपेंडेंट ऑन फार्मिंग फॉर देयर लाइवलीहुड। पालमपुर गांव में फार्मिंग क्या है, एक मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी है। और पालमपुर गांव के करीब 75% लोग, 75% लोग जो हैं, वो अपनी जीविका के लिए, अपने लाइफ को चलाने के लिए फार्मिंग के ऊपर डिपेंड करते हैं। या तो वो खुद से खेत में काम करते हैं या फिर उनके पेरेंट्स खेत में काम करते हैं। मतलब कोई बच्चा है तो वो भी क्या है, फार्मिंग के ऊपर डिपेंडेंट है, क्योंकि उनके पेरेंट्स खेत में काम करके पैसे कमा करके लाते हैं। ठीक है, आगे कहता है कि दे कुड बी फार्मर्स और फार्म लेबरर्स। द वेल बीइंग ऑफ दीज पीपल इज क्लोजली रिलेटेड टू प्रोडक्शन ऑन द फार्म्स। कहता है कि ये फार्मर्स भी हो सकते हैं, किसान भी हो सकते हैं, खेत में काम करने वाले मजदूर भी हो सकते हैं, और साथ में उनके परिवार वाले तो उनके ऊपर डिपेंडेंट हैं ही।
अब यहां पर देखिए बात है कि ये जो लोग हैं जो कि फार्मिंग के ऊपर डिपेंडेंट हैं, इनका लाइफ कैसा चलेगा, इनके पास कितना इनकम होगा, पैसे होंगे या नहीं है, घर घर का खर्चा चलेगा या नहीं चलेगा, यह डिपेंड करता है कि फार्मिंग में से कितना इनकम होता है। अगर फार्मिंग अच्छी होगी, प्रोडक्शन ज्यादा होगा तो इनकम ज्यादा होगा, प्रोडक्शन कम होगा तो इनकम कम होगा। मतलब इनका लाइफ डायरेक्टली रिलेटेड है फार्मिंग से, ठीक है। लेकिन हमें यहां पर यह ध्यान रखना होगा कि भाई देखो, अगर हमें फार्म प्रोडक्शन बढ़ाना है या फिर जो खेती होती है, फार्मिंग होती है, उसका जो प्रोडक्शन होता है वो डायरेक्टली लिंक्ड होता है लैंड से। मतलब कि जितने बड़े खेत पर आप खेती करिएगा आपका प्रोडक्शन उतना ज्यादा होगा, जितने छोटे से खेत पर आप खेती करिएगा आपका प्रोडक्शन उतना ही कम होगा। लेकिन यहां पर बात है कि अगर हम लोग पालमपुर की गांव की बात करें तो पालमपुर गांव में जो लैंड एरिया है कल्टीवेशन का, खेती के लिए जो जमीन उपयोग होती है, वो एक प्रकार से फिक्स्ड है। फिक्स्ड इसलिए है क्योंकि 1960 में ही पालमपुर गांव में जितनी जमीन थी उन सभी जमीनों पर खेती की जाने लगी, और 1960 के बाद से यहां पर अब पालमपुर गांव में कोई भी जमीन खाली नहीं है जिस पर कि एक्स्ट्रा खेती किया जा सके। मतलब जो एरिया है प्रोडक्शन का, एरिया प्रोडक्शन का हम लोग इंक्रीज नहीं कर सकते हैं, जमीन नहीं बढ़ा सकते हैं। जितना जमीन है उतना ही पर खेती करना है, और उतना ही पर खेती करके जो इनकम है या फिर प्रोडक्शन है वो हमें करना है। यहां पर यही चीज कहता है कि देयर हैज बीन नो एक्सपेंशन इन लैंड एरिया अंडर कल्टीवेशन, by then some of the wasteland in the village had been converted to cultivable land। यानी 1960 में ही जो जमीन खाली पड़ी थी, बंजर भूमि थी, बेकार भूमि थी, उन सबको खेती के लिए उपयोग किया जाने लगा, और अब पालमपुर गांव में कोई भी जमीन खाली नहीं है। यही बात यहां पर पॉइंट के रूप में कहता है कि देयर एग्जिस्ट नो फर्दर स्कोप टू इंक्रीज फार्म प्रोडक्शन बाय ब्रिंगिंग न्यू लैंड अंडर कल्टीवेशन। मतलब अब हमारे पास कोई इस प्रकार का चांस नहीं है, मौका नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है कि हम लोग ज्यादा एरिया में खेती करेंगे तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, तो लोगों का जीवन बढ़ जाएगा, बेहतर हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि जितनी जमीन है पालमपुर में उन सभी जमीनों पर खेती की जा रही है। अब यहां पर आगे आपको लैंड एरिया का मेजरिंग के बारे में बताया गया है कि जैसे स्टैंडर्ड जो मेजरिंग का तरीका होता है वो होता है हेक्टेयर। मतलब हेक्टेयर में हम लोग जमीन को मापते हैं, लेकिन अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से नापा जाता है। कहीं पर बीघा नापा जाता है, कहीं पर गुठा नापा जाता है, और यहां पर आपको हेक्टेयर के बारे में बताया गया है कि 1 हेक्टेयर का मतलब होता है कि 100 मीटर के साइड का स्क्वायर। मतलब कि यहां पर 1 हेक्टेयर का मतलब होगा कि 100 मीटर बाई 100 मीटर का एक फील्ड, मतलब एक साइड 100 मीटर और यहां पर भी इधर से 100 मीटर। तो ये जो एरिया होगा ना स्क्वायर का, ये हमारा हो गया 1 हेक्टेयर के बराबर, ठीक है। अब यहां पर आगे बढ़े तो आगे यहां पर क्या कहता है, आगे यहां पर पॉइंट है, दूसरा पॉइंट कहता है कि इज देयर अ वे वन कैन ग्रो मोर फ्रॉम द सेम लैंड। क्या कोई और तरीका हम है हमारे पास, कोई और ऐसा ऑप्शन है जिसके जरिए हम लोग यहां पर प्रोडक्शन को इंप्रूव कर सकते हैं, यानी कि हम लोग आउटपुट ज्यादा ले कैसे। दूसरा तरीका हमें देखना होगा। एक तो तरीका था कि भाई ज्यादा एरिया में खेती करोगे तो ज्यादा तुम्हें प्रोडक्शन मिलेगा, ज्यादा आउटपुट मिलेगा, वो ऑप्शन खत्म हो चुका है। तो अब ऐसा हम क्या कर सकते हैं कि उसी जमीन से हमारा प्रोडक्शन बढ़ जाए, हमारा आउटपुट बढ़ जाए, जिससे कि उस पर जो डिपेंडेंट लोग हैं उनका एक तरीके से लाइफ इंप्रूव कर जाए। तो यहां पर कहता है कि इन द काइंड ऑफ क्रॉप्स ग्रोन एंड फैसिलिटीज अवेलेबल पालमपुर वुड रिजेंबल अ विलेज ऑफ वेस्टर्न पार्ट ऑफ स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। तो जिस प्रकार की यहां पर फैसिलिटीज अवेलेबल हैं, जिस प्रकार के क्रॉप्स यहां पर उगाए जाते हैं, जो कि हम लोग यहां पर बात कर रहे हैं, वो एक प्रकार से यूपी के वेस्टर्न पार्ट के एक गांव को रिप्रेजेंट करता है। अब यहां पर कहता है कि यहां पर पालमपुर में जितनी भी जमीन है सभी जमीन पर खेती होती है, कोई भी जमीन खाली नहीं है। तो यहां पर क्या किया जाता है, यहां पर किया जाता है मल्टीपल क्रॉपिंग। मल्टीपल क्रॉपिंग मतलब क्या, मतलब कि एक ही जमीन पर एक साल में अलग अलग सीजन में हम लोग अलग अलग क्रॉप्स उगाते हैं। जैसे कि यहां पर कहता है कि रेनी सीजन यानी कि जब खरीफ का सीजन होता है उस समय जो किसान होते हैं वो ज्वार और बाजरा उगाने का काम करते हैं,
ठीक है। और ये जो प्लांट्स होते हैं इनको कैटल फीड के रूप में यूज कर लिया जाता है। इसके बाद यहां पर पोटैटो का कल्टीवेशन किया जाता है अक्टूबर से दिसंबर के बीच में। इसके बाद जब रबी का सीजन आता है तो रबी के सीजन में यहां पर व्हीट लगाने का काम करते हैं किसान। मतलब कि एक ही जमीन पर हम लोग अलग अलग सीजन में अलग अलग क्रॉप्स लगाते हैं जिससे कि हम प्रोडक्शन को बढ़ा सकें। तो ये एक तरीका है जिससे कि हम लोग क्या करते हैं, प्रोडक्शन बढ़ाते हैं। और ये तरीका क्या कहलाता है, मल्टीपल क्रॉपिंग कहलाता है। ठीक है। कहता है कि फार्मर कीप्स इनफ व्हीट फॉर द फैमिली कंजम्पशन एंड सेल द सरप्लस व्हीट एट द मार्केट एट रायगंज। यहां पर किसान क्या करते हैं, जब व्हीट का प्रोडक्शन करते हैं तो जितना व्हीट उन्हें अपने फैमिली के लिए नीड जरूरत है, रिक्वायर्ड है, उसको अपने पास रख लेते हैं और बाकी जो एक्स्ट्रा उनके पास व्हीट होता है उसको जाकर के रायगंज के मार्केट में बेच देते हैं। इसके साथ ही गांव में कुछ जमीन पर सुगर केन की भी खेती की जाती है और सुगर केन जो है वो करीब 1 साल का समय लगता है सुगर केन को उगने में। ठीक है। सुगर केन के बारे में कहता है कि सुगर केन को या तो रॉ फॉर्म बेच दिया जाता है या फिर उसका जैगरी बना करके बेच दिया जाता है शाहपुर में ट्रेडर्स को। ठीक है। तो अलग अलग तरीके से हम लोग यहां पर क्या करते हैं, प्रोडक्शन बढ़ाने का काम करते हैं। पहला तो आपने देख लिया कि भाई मल्टीपल क्रॉपिंग यहां पर है जिसमें कि एक ही जमीन पर अलग अलग क्रॉप लगा रहे हैं अलग अलग सीजन में और ऐसे हम लोग प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं। कुछ किसान क्या कर रहे हैं, सुगर केन उगा रहे हैं कि भाई सुगर केन उगाएंगे तो हम लोग जैगरी बेच देंगे, उससे हमें ज्यादा मुनाफा होगा। और किसान दूसरे तरीके भी अपनाते हैं जो कि हम यहां पर आगे अब पढ़ेंगे। अब यहां पर आगे कहता है कि द मेन रीजन वाई फार्मर्स आर एबल टू ग्रो 3 डिफरेंट क्रॉप इन अ ईयर इन पालमपुर इज ड्यू टू अ वेल डेवलप्ड सिस्टम ऑफ इरिगेशन। पालमपुर गांव के बारे में पहले ही हम लोग पढ़ चुके हैं कि पालमपुर गांव में सभी प्रकार की फैसिलिटीज अवेलेबल हैं। वहां पर इलेक्ट्रिसिटी भी है, वहां पर हेल्थ भी है, स्कूल भी है, सभी चीजें। उसी प्रकार से पालमपुर गांव में इरिगेशन की फैसिलिटी भी बहुत अच्छी है। इरिगेशन फैसिलिटी जो है वो बहुत अच्छी होने के कारण जो पालमपुर गांव है वहां पर एक ही जमीन पर अलग अलग सीजन में अलग अलग क्रॉप्स उगाया जा सकता है। और यहां पर कहता है इलेक्ट्रिसिटी केम अर्ली टू पालमपुर, इट्स मेजर इंपैक्ट वाज टू ट्रांसफॉर्म द सिस्टम ऑफ इरिगेशन। पालमपुर में बिजली इलेक्ट्रिसिटी बहुत ही पहले आ चुकी है। उसका फायदा यह हुआ है कि यहां पर इरिगेशन फैसिलिटी काफी अच्छी हो चुकी है और यहां पर उसका यूज करके, इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके अच्छे से लैंड को इरिगेट किया जाता है जिससे कि अलग अलग सीजन में अलग अलग क्रॉप्स उगाए जाते हैं। अगर इरिगेशन की फैसिलिटी नहीं होती तो यहां पर इन क्रॉप्स को उगाना अलग अलग सीजन में पॉसिबल नहीं होता। समझ गए। तो यहां पर कहता है कि पर्शियन व्हील्स वेयर टिल देन यूज्ड बाय फार्मर्स टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम द व्हील एंड इरिगेट स्मॉल फील्ड्स। यानी कि इलेक्ट्रिसिटी आने से पहले पर्शियन व्हील जो था वो यूज किया जाता था। पर्शियन व्हील आपने एक प्रकार से पढ़ा था क्लास 8 में, साइंस में चैप्टर 1 में आपने पढ़ा था। तो यहां पर कहता है कि इनको यूज किया जाता था खेती में इरिगेशन करने के लिए। यहां पर लोगों ने क्या किया, ट्यूबवेल बनाने शुरू कर दिए। जब इलेक्ट्रिसिटी आ गई तब ट्यूबवेल बनाने लगे, उससे यहां पर इरिगेशन करने लगे ताकि उससे यहां पर प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सके। अब यहां पर आगे कहता है कि द फर्स्ट फ्यू ट्यूबवेल्स वेयर इंस्टॉल्ड बाय द गवर्नमेंट। मतलब कि जब पहली बार इलेक्ट्रिसिटी आई थी तो गवर्नमेंट ने इरिगेशन को बढ़ाने के लिए, एग्रीकल्चर के आउटपुट को बढ़ाने के लिए कुछ शुरुआत में कुछ ट्यूबवेल्स लगवाए थे। लेकिन यहां पर लोगों ने धीरे धीरे प्राइवेट ट्यूबवेल्स लगाना शुरू कर दिया जिससे कि वो अपना एग्रीकल्चर करने पाए, अपना प्रोडक्शन करने पाए। और 1970s आते आते तक, मिड 1970s तक गांव में जितना भी जमीन था, मतलब कि टोटल जो 200 हेक्टेयर जमीन था गांव में, पालमपुर गांव में, वो सारा जमीन इरिगेट हो चुका था। सारे जमीन पर इरिगेशन हो रहा था, पानी अच्छे से मिल रहा था, प्रोडक्शन अच्छे से हो रहा था। ठीक है। अब यहां पर एक एक्स्ट्रा जानकारी आपको दी गई है। यह जानकारी यह कहता है कि देखो भाई, हम लोगों ने पालमपुर गांव के बारे में पढ़ा कि पालमपुर जो गांव है वहां पर इरिगेशन बहुत ही अच्छा है और इरिगेशन अच्छा होने के कारण गांव में जितनी भी खेती की जमीन है सारे जमीन पर खेती होती है, अलग अलग सीजन में खेती होती है, प्रोडक्शन बहुत ही अच्छा हो चुका है मल्टीपल क्रॉपिंग की वजह से। तो यहां पर क्या है, यहां पर यह स्थिति देश के सभी गांवों की नहीं है। इंडिया में बहुत सारे गांव ऐसे हैं जहां रियलिटी में अभी तक इलेक्ट्रिसिटी नहीं पहुंची है, जहां पर इरिगेशन की अच्छी सुविधा नहीं है, पानी नहीं है इरिगेशन करने के लिए। तो वहां पर इस प्रकार से हम लोग आउटपुट नहीं ले सकते हैं, हम लोग इस प्रकार से एग्रीकल्चर आउटपुट को नहीं बढ़ा सकते हैं। यहां पर यही चीज कहता है कि नॉट
not all villages in India have such high level of irrigation. Apart from riverine plain, coastal region in the country are well irrigated. In contrast, plateau regions such as Deccan Plateau have low levels of irrigation. मतलब इंडिया में बहुत सारे रीजन ऐसे हैं, जैसे प्लेटू रीजन हो गया, या फिर जो आपको दूर दराज के इलाके हैं, सूखाग्रस्त इलाके हैं, वहां पर इस तरीके की चीजें नहीं हो सकती हैं। वहां पर आपका इस लेवल का इरिगेशन या फिर इस लेवल का एग्रीकल्चर नहीं हो सकता है। यहां पर यही चीज कहता है कि हमारे देश में 40% से कुछ कम जमीन जो है वो इरिगेटेड है, बाकी जमीन पर अच्छी इरिगेशन की फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है, और किसान जो हैं वो रेनफॉल के ऊपर डिपेंड करते हैं अपने खेत को इरिगेट करने के लिए। अब यहां पर आगे कहता है कि टू ग्रो मोर देन वन क्रॉप ऑन अ पीस ऑफ लैंड ड्यूरिंग द ईयर इज नोन एज मल्टीपल क्रॉपिंग। मल्टीपल क्रॉपिंग क्या होता है ये मैंने आपको पहले ही समझा दिया। यही चीज कहा गया है कि एक जमीन पर साल भर में एक से ज्यादा क्रॉप उगाने को हम लोग क्या बोलते हैं, मल्टीपल क्रॉपिंग बोलते हैं। और यह सबसे कॉमन तरीका है प्रोडक्शन बढ़ाने का। जमीन हमारे पास लिमिटेड है, लेकिन उसी जमीन पर हम लोग 3 बार 3 क्रॉप उगाएंगे एक ही साल में, तो हमारा प्रोडक्शन सीधे 3 गुना हो गया। समझ गए? तो इस प्रकार से मल्टीपल क्रॉपिंग की मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग यहां पर प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं। यहां पर यही चीज कहता है कि ऑल फार्मर्स इन पालमपुर ग्रो एटलीस्ट 2 मेन क्रॉप्स। पालमपुर में जितने भी किसान हैं वो कम से कम 2 क्रॉप तो उगाते ही हैं। और यहां पर बहुत सारे किसान ऐसे हैं जो कि पिछले 15 सालों से पोटैटो को 3rd क्रॉप के रूप में उगा रहे हैं और अपने प्रोडक्शन को बढ़ा रहे हैं। तो मल्टीपल क्रॉपिंग का किसान बहुत ही फायदा उठा रहे हैं और अपने प्रोडक्शन को बढ़ाने का काम कर रहे हैं लिमिटेड जमीन में से। ठीक है, अब यहां पर देखिए वीट, बाजरा, सुगरकेन, पोटैटो की तस्वीरें यहां पर दी गई है। अलग अलग क्रॉप्स हैं जो कि अलग अलग जगहों पर अलग अलग इलाकों में उगाए जाते हैं। अब यहां पर देखिए इंडिया में कल्टीवेटेड एरिया को दिखाया जा रहा है कि कल्टीवेटेड एरिया किस प्रकार से बढ़े हैं। ठीक है, अब यहां पर आगे बढ़ते हैं तो आगे यहां पर कुछ क्वेश्चंस हैं। कहता कि इट इज इंपॉर्टेंट टू इंक्रीज द एरिया अंडर इरिगेशन। वाई? भाई इरिगेशन के एरिया को बढ़ाने की क्या जरूरत है, मतलब इरिगेशन फैसिलिटीज को इंप्रूव करने की क्या जरूरत है? इंप्रूव करने की जरूरत इसलिए है कि भाई देखो, हमने अभी तुरंत एग्जांपल में देखा कि पालमपुर में 200 हेक्टेयर जमीन है और 200 हेक्टेयर जमीन पर हम लोग क्या कर रहे हैं, मल्टीपल क्रॉपिंग कर रहे हैं। वो पॉसिबल क्यों है? क्योंकि यहां पर हम लोग एक प्रकार से इरिगेशन दे पाए हैं। अगर इसी प्रकार से हम लोग देश के सभी इलाकों में इरिगेशन पहुंचाएंगे, जिस भी जमीन तक इरिगेशन पहुंचेगा उस जमीन पर हम लोगों का प्रोडक्शन जो है वो एक प्रकार से बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि हम लोग मल्टीपल क्रॉपिंग करने पाएंगे, जो प्लांट्स है उनको ग्रो करने के लिए सफिशिएंट अमाउंट में वाटर मिलने पाएगा। इस प्रकार से हमको इरिगेशन जरूरी होता है हमको क्रॉप को ग्रो करने के लिए, और इरिगेशन बढ़ाएंगे, एरिया अंडर इरिगेशन बढ़ाएंगे तो हमारा प्रोडक्शन भी बढ़ जाएगा। ठीक है, आगे कहता है कि यू हैव रेड अबाउट क्रॉप्स ग्रोन इन पालमपुर, फिल द फॉलोइंग टेबल बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन ऑफ द क्रॉप ग्रोन इन योर रीजन। ये टेबल आप खुद से भर लीजिएगा। आगे बढ़े तो आगे यहां पर क्या कहता है, आगे कहता है कि यू हैव सीन दैट वन वे ऑफ इंक्रीजिंग प्रोडक्शन फ्रॉम द सेम लैंड इज बाय मल्टीपल क्रॉपिंग। मल्टीपल क्रॉपिंग के बारे में पढ़ चुके हैं। मल्टीपल क्रॉपिंग का यूज करके हम लोग सेम लैंड से प्रोडक्शन को इंप्रूव कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। दूसरा जो तरीका है प्रोडक्शन बढ़ाने का वो है मॉडर्न फार्मिंग मेथड। मॉडर्न फार्मिंग मेथड का यूज करके भी हम लोग यहां पर क्या करते हैं, प्रोडक्शन बढ़ाते हैं, यानी कि यील्ड बढ़ाते हैं। अब ये यील्ड क्या होता है? यील्ड सिंपल मतलब है कि मान लो जमीन है, ये 1 एकड़ जमीन है, 1 एकड़ जमीन है, तो एक बार में हमने क्रॉप लगाया। जैसे कि खरीफ का सीजन आया, हमने क्रॉप लगा दिया, क्रॉप हमारा 100 केजी हुआ, हमें अनाज मिला कितना, 100 केजी। अब 100 केजी मिला तो यहां पर इस 1 एकड़ जमीन का यील्ड कितना हुआ, 100 केजी। अगर यहां पर हम लोग क्या करें, इसी जमीन के ऊपर हम लोग कुछ नया टेक्निक अपनाते हैं और यहां पर हम लोगों का प्रोडक्शन हो जाता है 200 केजी, तो हम लोग क्या बोलेंगे, यील्ड बढ़ गया। यील्ड मतलब क्या, एक बार में एक सीजन में जो हमारा आउटपुट मिलेगा एक लिमिटेड जमीन से, वो हमारा उस जमीन का यील्ड होगा। यानी 1 एकड़ में कितना आउटपुट मिला, 1 हेक्टेयर में कितना मिला। कैलकुलेशन के अलग अलग तरीके हो सकते हैं। सिंपली बात यह है कि एक जमीन से एक सीजन में एक क्रॉप जो हमने लगाया उसका यील्ड कितना हुआ, आउटपुट कितना हुआ। ठीक है, तो यहां पर यही चीज कहता है कि यील्ड इज मेजर्ड एज क्रॉप प्रोड्यूस्ड ऑन अ गिवन पीस ऑफ लैंड ड्यूरिंग अ सिंगल सीजन। वही बात है जो मैंने कहा। ठीक है, कहता है कि टिल द मिड 1960s
द सीड्स यूज्ड इन कल्टीवेशन वेयर ट्रेडिशनल वंस विथ रिलेटिवली लो यील्ड्स। यानी कि 1960s तक जो पालमपुर या फिर उसके आसपास के इलाकों में खेती होती थी, वहां पर जो सीड्स यूज होते थे वो ट्रेडिशनल सीड्स यूज होते थे। ट्रेडिशनल सीड कहने का मतलब यह है कि कई 50-100 सालों से यहां जो अनाज उग रहा है, उसी को पिछले साल जो अनाज उगा, उसी अनाज के कुछ सीड्स को हमने रख लिया, इस साल उनको लगा करके हमने क्रॉप्स उगा दिए। तो सैकड़ों हजारों सालों से यहां पर जो सीड्स इस्तेमाल हो रहे हैं, वही ट्रेडिशनल सीड्स यहां पर यूज हो रहे थे 1960s तक। ट्रेडिशनल सीड्स जो हैं, उनको उनका कुछ फायदा होता है। क्या फायदा होता है? उनको कम इरिगेशन की जरूरत होती है, इसके साथ ही उनको कम मिनरल्स की जरूरत होती है। तो इसलिए यहां पर किसान जो है काऊ डंग या फिर दूसरे नेचुरल मैन्योर का यूज कर सकते हैं फर्टिलाइजर के रूप में, और उनको प्रोडक्शन मिल जाएगा। लेकिन यहां पर इसका ड्रॉबैक ये होता है कि जो ट्रेडिशनल सीड्स होते हैं, उनका आउटपुट कम होता है, प्रोडक्शन कम होता है, समझ गए, यील्ड कम होता है, समझ गए। तो यहां पर यही चीज है। अब यहां पर आगे बढ़ें तो आगे यहां पर कहता है कि ऑल दीज वेयर रेडली अवेलेबल विद इन द फार्मर हु डिड नॉट हैव टू बाय देम। किसानों को ये सीड्स खरीदने भी नहीं पड़ते थे। एक और फायदा है ट्रेडिशनल सीड्स का। अब इसके बाद यहां पर बात करता है ग्रीन रिवॉल्यूशन की। अब भाई ग्रीन रिवॉल्यूशन क्या है? ये एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि सरकार के द्वारा एक स्कीम चलाई गई थी या फिर एक प्रकार से रिवॉल्यूशन किया गया था। मतलब कि हम लोग जिस प्रकार से खेती करते हैं, जिस प्रकार से एग्रीकल्चर करते हैं, उसके प्रोसेस को, उसके तरीके को चेंज करने की कोशिश की गई थी। उसमें क्या चेंज किया गया? नए नए टेक्नोलॉजीज को इंट्रोड्यूस किया गया। हाई हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया कि मतलब हम लोग पहले मैन्योर यूज करते थे, काऊ डंग यूज करते थे, अब हम लोग केमिकल फर्टिलाइजर यूज करेंगे। पहले हम लोग रेन के जरिए इरिगेशन पर ध्यान देते थे, अब हम लोग मोटर पंप या फिर डीजल पंप के जरिए इरिगेशन करेंगे। हम लोग यहां पर पहले हाथों से सारे काम करते थे, अब मशीनों का यूज करेंगे, जैसे कि ट्रैक्टर यूज करेंगे, हार्वेस्टर यूज करेंगे। मतलब कि हम लोग यहां पर हाई टेक्नोलॉजी का यूज करके प्रोडक्शन को इंप्रूव करने की कोशिश करते थे ग्रीन रिवॉल्यूशन में। ठीक है, यहां पर यही चीज कहता है कि द ग्रीन रिवॉल्यूशन इन द लेट 1960s इंट्रोड्यूस्ड द इंडियन फार्मर टू कल्टीवेशन ऑफ व्हीट एंड राइस यूजिंग हाई यील्डिंग वेराइटीज ऑफ सीड्स। हां, एक और पॉइंट छूट गया कि यहां पर हम लोग क्या करते हैं ग्रीन रिवॉल्यूशन में, एक और चीज क्या किया गया, यहां पर HYV सीड्स को इंट्रोड्यूस किया गया। मतलब ट्रेडिशनल सीड्स के बजाय हम नए प्रजाति के सीड्स या फिर नए तरीके के सीड्स यूज करेंगे, जिसका यील्ड क्या हो, ज्यादा हो, जिसका प्रोडक्शन क्या हो, ज्यादा हो। समझ गए? तो यहां पर कहता है कि कंपेयर टू ट्रेडिशनल सीड्स द HYV सीड्स प्रॉमिस टू प्रोड्यूस मच ग्रेटर अमाउंट ऑफ ग्रेन ऑन सिंगल प्लांट। मतलब जो HYV सीड्स थे, यहां पर क्या होता है, जो ये मान लो कि वीट का प्लांट है। अब वीट का प्लांट में इस प्रकार से ऊपर आपने यहां पर फल देखा होगा वीट के प्लांट में। मान लो कि यहां पर अगर ट्रेडिशनल सीड है, उसमें यहां पर 100 ग्राम निकल रहा है ग्रेन, 100 ग्राम तो नहीं निकलेगा मान लेते हैं, लेकिन अगर यहीं पर हम लोग HYV सीड यूज करेंगे तो एक प्लांट में से 100 के बजाय 200 ग्राम निकलेगा या फिर उससे ज्यादा निकलेगा। समझ गए? ये एग्जांपल ले रहे हैं, एक प्लांट में इतना ज्यादा नहीं उगता है, 20-30 ग्रेन निकलते हैं, उससे ज्यादा नहीं। ठीक है, आगे बढ़े तो आगे यहां पर क्या कहता है? आगे कहता है कि एज अ रिजल्ट द सेम पीस ऑफ लैंड वुड नाउ प्रोड्यूस फार लार्जर क्वांटिटीज ऑफ फूड ग्रेन देन वाज पॉसिबल अर्लियर। अब यहां पर नई टेक्नोलॉजी हमने यूज करना शुरू कर दिया, HYV सीड्स यूज करना शुरू कर दिया। इससे क्या हुआ? इससे हम सेम जमीन से अब पहले की तुलना में बहुत ज्यादा आउटपुट ले सकते हैं, बहुत ज्यादा प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं। तो यह भी एक तरीका है जिससे कि आज के जमाने में हम लोग क्या करते हैं, एग्रीकल्चर में आउटपुट को इंप्रूव करते हैं, बेहतर करते हैं। कहता है कि HYV सीड्स हाउएवर नीडेड प्लेंटी ऑफ वाटर। HYV सीड्स की कमियां क्या है भाई? इसको प्लेंटी ऑफ वाटर चाहिए होता है, साथ में इसको ग्रो करने के लिए हाई क्वांटिटी ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर चाहिए होता है, यहां पर हम लोग को बहुत ज्यादा पेस्टिसाइड्स वगैरह भी चाहिए होते हैं ताकि हमें ज्यादा से ज्यादा आउटपुट मिल सके। अब यहां पर देखिए मॉडर्न फार्मिंग मेथड में क्या क्या चीजें यूज होती हैं। पहला तो HYV सीड्स है, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स हो गया, फर्टिलाइजर यूज करते हैं, पेस्टिसाइड यूज करते हैं, फार्म मशीनरी वगैरह भी यूज करते हैं जिसमें डीजल वगैरह लगता है, इरिगेशन हम लोग अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। तो सभी चीजों का यूज करते हैं, तब जा करके हमारा आउटपुट जो है वो इंप्रूव करता है या फिर बढ़ता है। अब यहां पर आगे कहता है
कि HYV सीड्स सॉरी हायर यील्ड्स वेयर पॉसिबल ओनली फ्रॉम अ कॉम्बिनेशन ऑफ HYV सीड्स, इरिगेशन, केमिकल फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड। यानी कि जब हमने ग्रीन रिवॉल्यूशन का बात किया, ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ, HYV सीड्स यूज होने लगे, तो केवल सीड्स लगाने देने से हमारा आउटपुट नहीं बढ़ा, बल्कि सीड्स के साथ ये चीजें भी हमें करनी पड़ी। इरिगेशन अच्छा देना पड़ा, फर्टिलाइजर देना पड़ा, पेस्टिसाइड देना पड़ा, और भी चीजें देनी पड़ी। अब यहां पर आगे कहता है कि फार्मर्स ऑफ पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश वे आर द फर्स्ट टू ट्राई आउट द मॉडर्न फार्मिंग मेथड इन इंडिया। इंडिया में जब ग्रीन रिवॉल्यूशन को इंट्रोड्यूस किया गया था, इन नई टेक्नोलॉजीज को, नए सीड्स को इंट्रोड्यूस किया गया था, तो इंडिया में कुछ खास इलाके के लोग थे जिन्होंने इसको बढ़ चढ़कर इसको एक्सेप्ट किया था, स्वीकार किया था। इसमें आपको पंजाब के किसान थे, हरियाणा के किसान थे और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के किसान थे, जिन्होंने मॉडर्न फार्मिंग मेथड को काफी बढ़ चढ़कर यूज किया था। ठीक है, अब यहां पर आगे बढ़े तो आगे यहां पर कहता है कि द फार्मर्स इन दिस रीजन सेट अप ट्यूबवेल फॉर इरिगेशन, मेड यूज ऑफ HYV सीड, केमिकल फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड इन फार्मिंग। सम ऑफ देम बाउट फार्म मशीनरी लाइक ट्रैक्टर एंड थ्रेशर विद देम which made plowing and harvesting faster. They were rewarded with high yields of wheat. यहां पर यही चीज है कि भाई इन किसानों ने इन सब चीजों का यूज किया, HYV सीड यूज करने लगे, केमिकल फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड यूज करने लगे। बहुत सारे किसानों ने फार्म मशीनरी खरीद ली, ट्रैक्टर, थ्रेशर, हार्वेस्टर वगैरह खरीद लिए, उससे ये लोग खेती करने लगे और इससे इनको फायदा क्या हुआ, इनको हाई यील्ड मिलने लगा। अब यहां पर आगे कहता है कि इन पालमपुर द यील्ड ऑफ व्हीट ग्रोन फ्रॉम ट्रेडिशनल वेराइटीज वाज 1300 kg पर हेक्टेयर। पालमपुर में जो ट्रेडिशनल सीड्स यूज होते थे उनसे यील्ड कितना था, 1300 kg पर हेक्टेयर था। लेकिन यहां पर जब HYV सीड्स यूज होने लगे तो उससे जो यील्ड था वो 1300 से बढ़कर के सीधे 3200 kg पर हेक्टेयर हो गया। इतना ज्यादा प्रोडक्शन यहां पर बढ़ गया। कहता कि देयर वाज अ लार्ज इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ व्हीट, फार्मर नाउ हैड ग्रेटर अमाउंट ऑफ सरप्लस व्हीट टू सेल इन द मार्केट। किसानों के पास अब बहुत बड़ी मात्रा में सरप्लस व्हीट था जिसको कि वो मार्केट में जाकर के बेच सकते थे और मुनाफा या फिर प्रॉफिट कमा सकते थे। अब यहां पर इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मल्टीपल क्रॉपिंग एंड मॉडर्न फार्मिंग मेथड। भाई बहुत आसान सा चीज है, आपको तुरंत अभी बताया गया है कि मॉडर्न फार्मिंग, मल्टीपल क्रॉपिंग में हम लोग एक ही जमीन पर एक साल में कई क्रॉप उगाते हैं। मॉडर्न फार्मिंग मेथड में हम लोग क्या करते हैं, नई नई टेक्नोलॉजीज और HYV सीड्स वगैरह का यूज करते हैं। अब यहां पर टेबल से रिलेटेड क्वेश्चन है तो ये देख लीजिएगा आगे। व्हाट इज द वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड बाय फार्मर यूजिंग मॉडर्न फार्मिंग मेथड। मॉडर्न फार्मिंग मेथड में हम लोगों को ज्यादा वर्किंग कैपिटल चाहिए। क्यों चाहिए, क्योंकि वहां पर हमें फर्टिलाइजर खरीदना है, पेस्टिसाइड खरीदना है, HYV सीड खरीदना है, इरिगेशन के लिए हम लोगों का इलेक्ट्रिसिटी लगेगा और भी चीजें होंगी। तो यहां पर क्या होगा, यहां पर एक प्रकार से ये चीजों के लिए हमें वर्किंग कैपिटल चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे यहां पर क्या है, आगे एक और क्वेश्चन है कि मॉडर्न फार्मिंग मेथड रिक्वायर्ड द फार्मर टू स्टार्ट विथ मोर कैश देन बिफोर। वाई, क्योंकि यहां पर ज्यादा मशीनरी हमें लगती है, ज्यादा हमारा वर्किंग कैपिटल लगता है, क्योंकि हमें ज्यादा चीजें इन्वेस्ट करनी होती हैं। पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर, सीड्स या फिर डीजल, पेट्रोल, ये चीजें भी लगती हैं। तो ये सब चीजों में ज्यादा इन्वेस्ट हमें करना पड़ता है। अब यहां पर आगे हमारे सामने टॉपिक है विल द लैंड सस्टेन। अब यहां पर क्वेश्चन यह है कि हमने क्या किया, नई नई टेक्नोलॉजीज को यूज करना शुरू कर दिया, मल्टीपल क्रॉपिंग यूज करना शुरू कर दिया। जमीन तो हमारे पास लिमिटेड है, लेकिन उसका हमने बहुत ज्यादा एक तरीके से यूटिलाइजेशन करना शुरू कर दिया। तो क्या जमीन इस चीज को सहने पाएगी, जो भूमि है, लैंड है, वो सहने पाएगी? तो यह चीज यहां पर सवाल उठा रहा है। कहता कि लैंड बीइंग अ नेचुरल रिसोर्स इट इज नेसेसरी टू बी केयरफुल इन इट्स यूज। लैंड क्या है, एक प्रकार का नेचुरल रिसोर्स है और हमें नेचुरल रिसोर्स जितनी भी होती हैं, कोई भी हो, उनका यूज करते समय हमेशा सावधानी बरतनी चाहिए। और यहां पर लैंड के साथ भी यह बात आती है, शामिल होती है। कहता है कि साइंटिफिक रिपोर्ट्स इंडिकेट दैट द मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स हैव ओवर यूज्ड द नेचुरल रिसोर्स बेस। मतलब जो हमारा नेचुरल रिसोर्स है, जो जमीन है, वो उसके अंदर जो मिनरल्स हैं, रिसोर्सेज हैं, उनका एक तरीके से ओवर यूटिलाइजेशन हुआ है, ओवर यूज हुआ है। किसकी वजह से? मॉडर्न फार्मिंग मेथड की वजह से। मतलब हमने ज्यादा आउटपुट लेने के चक्कर में जो टेक्नोलॉजी लगाई है, जो वहां पर हमने एक प्रकार से रिसोर्स के रूप में लैंड का यूज किया है, लैंड की क्वालिटी डिग्रेड हो रही है, लैंड एज अ नेचुरल रिसोर्स हमारा डिग्रेड हो रहा है।
यहां पर यही चीज कहता है कि इन मेनी एरियाज ग्रीन रिवॉल्यूशन इज एसोसिएटेड विद द लॉस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी ड्यू टू इंक्रीज यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर। बहुत सारे देश के हिस्से ऐसे हैं जहां पर यह पाया गया है कि भाई हमने क्या किया, हमने मॉडर्न फार्मिंग मेथड अपनाए, हमने केमिकल फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड यूज किया, उसका नुकसान यह हुआ कि भाई हमारा जो सॉइल है, मिट्टी है, उसकी फर्टिलिटी चली गई। देखिए कहीं भी कोई भी जमीन होती है उसमें जो मिट्टी होता है उसमें कुछ फर्टिलिटी होती है। फर्टिलिटी मतलब कि एक प्रकार से प्लांट को ग्रो करने के लिए जो वहां पर रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो होते हैं। तो वो एक तरीके से नेचुरल फर्टिलिटी है उस सॉइल की। अलग अलग इलाके में अलग अलग फर्टिलिटी होती है। लेकिन जब हम वहां पर ये मॉडर्न फार्मिंग मेथड यूज करने लगते हैं, वहां पर बहुत ज्यादा फर्टिलाइजर यूज करने लगते हैं, पेस्टिसाइड यूज करने लगते हैं, तो उस सॉइल की क्वालिटी डिग्रेड होने लगती है, उस सॉइल की नेचुरल फर्टिलिटी खत्म होने लगती है। उसका कारण क्या होता है? कारण होता है कि ये जो फर्टिलाइजर होते हैं ये आपको एक तरीके से जब सॉइल में पहुंचते हैं तो प्लांट के लिए तो यह फायदेमंद है कि प्लांट को न्यूट्रिएंट मिल गया, लेकिन सॉइल में बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि सॉइल में फर्टिलिटी बना करके रखते हैं। और ये यहां पर जब फर्टिलाइजर हम लोग ज्यादा क्वांटिटी में डाल देते हैं मिट्टी में, जमीन में, तो वहां पर वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म खत्म हो जाते हैं और वो एक प्रकार से जो नेचुरल फर्टिलिटी होती है सॉइल की वो डिग्रेड होने लगती है, धीरे धीरे खत्म होने लगती है। इसी प्रकार से सॉइल सैलाइन भी होने लगता है और भी तरीके के प्रॉब्लम यहां पर क्रिएट होते हैं। समझ गए? और साथ में एक और प्रॉब्लम है कि ये जो फर्टिलाइजर्स होते हैं ये ज्यादा देर तक वहां पर मिट्टी में टिकते नहीं है और ये वहां पर पानी के साथ घुल करके जमीन में नीचे चले जाते हैं या फिर नदियों और तालाबों में चले जाते हैं और ये फर्टिलाइजर एक प्रकार से वाटर को भी क्या करते हैं? पॉल्यूट करते हैं। वाटर पॉल्यूशन का भी ये कारण बनते हैं। समझ गए? और इसके साथ ही कहता है कि कंटिन्यूअस यूज ऑफ ग्राउंड वाटर, मतलब कि जब हम यहां पर मॉडर्न फार्मिंग मेथड में इरिगेशन करते हैं तो उसमें हमें ज्यादा पानी चाहिए होता है इरिगेशन करने के लिए। उससे जो ग्राउंड वाटर से इरिगेशन, ट्यूबवेल से इरिगेशन होता है, उससे ग्राउंड वाटर भी हमारा डिप्लीट होता है, उससे भी एक प्रकार से वाटर लॉस होता है हमारे जमीन में या फिर हमारे इलाके में। आगे यहां पर कहता है environmental resources like soil fertility and groundwater are built up over years। ये जो रिसोर्सेज हैं, सॉइल फर्टिलिटी है या फिर ग्राउंड वाटर है, वो एक दो साल में नहीं बनती है, उसको बनने में सैकड़ों हजारों साल लगते हैं। और अगर इनको एक बार हम लोग डिस्ट्रॉय कर देते हैं तो इनको फिर से हम दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इनको दोबारा बनने में फिर से सैकड़ों हजारों साल का समय लग सकता है। तो आगे बढ़ते हैं। आगे यहां पर केमिकल फर्टिलाइजर की बात करता है। कहता है कि केमिकल फर्टिलाइजर्स प्रोवाइड मिनरल्स विच डिसॉल्व इन वाटर एंड आर इमीडिएटली अवेलेबल टू प्लांट्स। केमिकल फर्टिलाइजर क्या होते हैं? एक प्रकार के केमिकल्स होते हैं जो कि सॉइल में जब जाते हैं तो वो सॉइल में प्लांट को मिनरल प्रोवाइड करने का काम करते हैं। मतलब कि प्लांट को बहुत सारे मिनरल रिक्वायर्ड होते हैं ग्रो करने के लिए, उनमें से कुछ जिन भी जो भी मिनरल की कमी होती है सॉइल में, जो भी प्लांट को मिनरल की रिक्वायरमेंट होती है, उसको ये मिनरल प्रोवाइड करने का काम करते हैं ये फर्टिलाइजर्स। ठीक है? अब यहां पर बात ये है कि ये जो हमारे फर्टिलाइजर हैं इनको जब हम लोग सॉइल में डालते हैं तो ये सॉइल में ज्यादा समय तक रहते नहीं हैं, ये एस्केप कर जाते हैं, पानी के साथ घुल करके बह जाते हैं और ग्राउंड वाटर को पॉल्यूट कर देते हैं, रिवर लेक्स को पॉल्यूट कर देते हैं। केमिकल फर्टिलाइजर के बारे में मैंने पहले ही बता दिया कि ये बैक्टीरिया और दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर देते हैं, जिसकी वजह से अगर हम लोग लंबे समय तक यूज करेंगे फर्टिलाइजर को तो कुछ समय बाद क्या होगा, जो जमीन है उसका नेचुरल फर्टिलिटी खत्म हो जाएगा और वो एक प्रकार से पहले जितना फर्टाइल था जमीन उससे कम फर्टाइल हो जाएगा। और अगले साल अगर हम खेती करेंगे तो हमें और भी ज्यादा फर्टिलाइजर यूज करना होगा, उसके बाद और भी ज्यादा, उसके बाद और भी ज्यादा। मतलब कि शुरुआत में हमने जितना फर्टिलाइजर यूज किया अगले साल उससे ज्यादा करना होगा, उसके अगले साल उससे ज्यादा, क्योंकि जैसे जैसे हम लोग फर्टिलाइजर यूज करेंगे वैसे वैसे सॉइल की फर्टिलिटी कम होती जाएगी और हमें और ज्यादा फर्टिलाइजर, मिनरल्स वगैरह यूज करने होंगे। ठीक है?
अब यहां पर आगे देखें तो आगे यहां पर बात करता है कि इंडिया में पंजाब में सबसे ज्यादा केमिकल फर्टिलाइजर का कंजम्पशन होता है, इससे एक प्रकार से सॉइल हेल्थ भी डिग्रेड हो रहा है पंजाब में। पंजाब के फार्मर्स को पहले से ज्यादा फर्टिलाइजर का यूज करना पड़ता है और भी ज्यादा इनपुट देने पड़ते हैं, ताकि एक प्रकार से उनको जितना पहले प्रोडक्शन मिलता था उतना ही प्रोडक्शन वो प्राप्त कर सके। अब यहां पर टॉपिक नंबर 4 है, हाउ इज लैंड डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द फार्मर्स ऑफ पालमपुर। मतलब कि पालमपुर के जो लोग हैं, पालमपुर के जो किसान हैं, उनके बीच में जमीन किस प्रकार से बटी हुई है, किसके पास कितनी जमीन है, ये चीज आइए यहां पर देख लेते हैं। कहता कि यू मस्ट हैव रियलाइज्ड हाउ इंपॉर्टेंट लैंड इज फॉर फार्मिंग। आपको अभी तक समझ में आ गया होगा कि जो जमीन है वो फार्मिंग के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, कितनी सही है। कहता कि अनफॉर्चुनेटली नॉट ऑल द पीपल एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर हैव सफिशिएंट लैंड फॉर कल्टीवेशन। मतलब पालमपुर में जितने भी लोग हैं जो कि एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं, एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट हैं, लगभग सभी के पास या फिर बहुत सारे लोग ऐसे हैं उनके पास सफिशिएंट अमाउंट में लैंड अवेलेबल नहीं है जो कि उनका गुजारा चलाने के लिए काफी हो। यहां पर कहता है कि पालमपुर में करीब 1/3 फैमिलीज ऐसे हैं 450 फैमिलीज में से जो कि लैंडलेस हैं। उनके पास किसी भी प्रकार की जमीन नहीं है, उनके पास थोड़ा सा भी जमीन नहीं है खेती करने के लिए। यही चीज कहता है कि 150 फैमिलीज, मोस्ट ऑफ देम दलित्स, हैव नो लैंड फॉर कल्टीवेशन। इनके पास कोई भी जमीन नहीं है कल्टीवेशन के लिए। कहता है कि ऑफ द रिमेनिंग फैमिलीज who own land, 240 families cultivate small plot of land less than 2 hectares in size। जो बाकी बचे लोग, बाकी मतलब 300 जो फैमिलीज बचे, इन 300 फैमिलीज में से 240 240 फैमिलीज ऐसे हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से भी कम जमीन है। अब यहां पर इस जमीन पर जब ये परिवार के लोग खेती करते हैं तो इनको किसी भी प्रकार से एडिक्वेट इनकम प्राप्त नहीं होता है, एडिक्वेट अमाउंट में इनको इनकम नहीं होता है, फायदा नहीं होता है। अब यहां पर एक उदाहरण दिया गया है, उदाहरण से पहले ये पैराग्राफ हम लोग देख लेते हैं। अब यहां पर कहता है कि यू कैन सी अ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल प्लॉट्स स्कैटर्ड अराउंड द विलेज इन द पिक्चर। कौन से पिक्चर की बात कर रहा है? ये पिक्चर की बात कर रहा है। ये पिक्चर एक प्रकार से आपको पालमपुर के गांव के लैंड डिस्ट्रीब्यूशन को दिखा रहा है कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास काफी बड़ा लैंड है और वहीं कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास छोटा छोटा साइज का लैंड अवेलेबल है। ठीक है, यही चीज कहता है कि दीज आर कल्टिवेटेड बाय स्मॉल फार्मर्स। ऑन द अदर हैंड more than half of area of village is covered by plots that are quite large in size। जमीन, पालमपुर का जो जमीन है, लैंड है, उसमें से आधे से ज्यादा जमीन क्या है, वो एक प्रकार से बड़े साइज का है। मतलब कुछ किसान ऐसे हैं जिनके पास बड़े साइज का लैंड अवेलेबल है, 2 हेक्टेयर से ज्यादा लैंड अवेलेबल है, और वो एक प्रकार से देखने में लगता है कि पालमपुर में आधा से ज्यादा जमीन उसी प्रकार के साइज का है। यहां पर कहता है कि इन पालमपुर देयर आर 60 फैमिलीज ऑफ मीडियम एंड लार्ज फार्मर हु कल्टीवेट मोर देन 2 हेक्टेयर ऑफ लैंड। करीब 60 परिवार ऐसे हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से ज्यादा की जमीन है, और इनमें से कुछ परिवार ऐसे हैं जिनके पास 10 हेक्टेयर से भी ज्यादा जमीन है। ठीक है, अब यहां पर आइए हम लोग ये कहानी पढ़ लेते हैं। कहानी है गोविंद की। गोविंद एक किसान था, 1960 में उसके पास 2.25 हेक्टेयर लैंड हुआ करता था जो कि अनइरिगेटेड लैंड था। उसने अपने 3 बेटों के साथ मिलकर के क्या किया, इस लैंड को इरिगेट किया, अच्छे से खेती की और अच्छे से गुजारा अपना चला रहा था। तो यहां पर क्या होता है, आगे के समय में यहां पर गोविंद की मृत्यु हो जाती है, गोविंद की मौत हो जाती है, और उसके जो बच्चे थे उन तीनों बच्चों के पास, तीनों को 0.75 हेक्टेयर जमीन मिलता है। अब ये जो जमीन तीनों बच्चों को मिली है तो तीनों के अलग अलग परिवार हो जाते हैं, और तीनों परिवारों को अपने जरूरत के हिसाब से यहां पर इस जमीन से आउटपुट नहीं मिल रहा है। मतलब कि जितना उनको फायदा होना चाहिए था, जितनी उनकी जरूरत है, उसको ये पूरा नहीं करने पा रहे हैं गोविंद के तीनों बेटे अपने इस जमीन से। इसके लिए वो क्या करते हैं, किसी और तरीके से अपना खर्चा चलाने की कोशिश करते हैं, कुछ और काम खोजने की कोशिश करते हैं। अब यहां पर आगे बढ़ें तो आगे यहां पर क्या है भाई, आगे लेट्स डिस्कस है। कुछ क्वेश्चंस यहां पर हैं। व्हाई डू सो मेनी फैमिलीज ऑफ फार्मर कल्टीवेट सच स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड। ये सब चीजें आप यहां पर देख सकते हैं। मार्जिनल और स्मॉल फार्मर, ये आपको इंडिया के बारे में दिखाया गया है। ठीक है, कि इंडिया में कितने फार्मर्स हैं, कितनी जमीन पर खेती कर सकते हैं, ये आप यहां पर देख सकते हैं। अब यहां पर आगे हमारे सामने क्या है, आगे है टॉपिक नंबर 5, हु विल प्रोवाइड द लेबर। अब भाई हमने शुरू से देखा कि प्रोडक्शन अगर करना है तो प्रोडक्शन में लेबर भी रिक्वायर्ड होता है। मतलब कि वो लोग जो कि खेत में काम करेंगे, भाई खेत में काम करने के लिए आदमी चाहिए ना। तो यहां पर यही सवाल है
कि भाई जो खेत में काम करने के लिए आदमी चाहिए, खेत में काम करने के लिए जो मेहनत चाहिए, वो मेहनत कौन करेगा, कहां से आएगा ये लेबर। ठीक है, कहता है कि आफ्टर लैंड लेबर इज द नेक्स्ट नेसेसरी फैक्टर ऑफ फॉर प्रोडक्शन। लैंड के बाद लेबर क्या है, एक नेसेसरी फैक्टर है प्रोडक्शन का। अगर फार्मिंग की बात करें तो फार्मिंग में बहुत ज्यादा हार्ड वर्क लगता है, बहुत ज्यादा मेहनत लगता है, बहुत प्रकार की एक्टिविटी होती है। सबसे पहले हमको बुआई करनी होती है, प्लाऊ करके खेत तैयार करना होता है, उसके बाद वहां पर हमको फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड डालना होता है, रेगुलर इरिगेशन करना होता है, फिर हार्वेस्टिंग करना होता है। बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं जहां पर कि बहुत ज्यादा मेहनत लगता है, इसलिए यहां पर वर्क की जरूरत होती है। कहता है कि अब यहां पर हम लोग देखते हैं कि अलग अलग लोग अलग अलग कैसे अपना काम करते हैं। कहता है कि स्मॉल फार्मर अलोंग विथ देयर फैमिलीज कल्टीवेट देयर ओन फील्ड। मतलब जो छोटे किसान हैं, मतलब जिनकी जमीन 2 हेक्टेयर से कम है, वो क्या करते हैं, अपने परिवार के लोगों के साथ मिल करके वहां पर काम करते हैं, अपने जमीन को कल्टीवेट करते हैं। तो इस प्रकार से उनके जमीन पर जो यहां पर रिक्वायरमेंट है लेबर का, वो खुद से पूरा कर लेते हैं, अपने शरीर का अपना मेहनत लगा करके उसको पूरा कर लेते हैं। और वहीं जो मीडियम और लार्ज फार्मर्स हैं, वो फार्म लेबरर्स को हायर करते हैं अपने फील्ड पर काम करने के लिए, अपने जमीन पर काम करने के लिए। और जो भाई जो भूमिहीन किसान हैं, लैंडलेस लेबरर हैं, उनको भाई काम चाहिए, दूसरे के जमीन पर काम करते हैं तब उनको पैसा मिलता है, अपना घर का खर्चा चलता है, तो उनको तो स्थिति दूसरी है। अब यहां पर आगे कहता है कि फार्म लेबरर्स कम इधर फ्रॉम लैंडलेस फैमिलीज और फैमिलीज कल्टीवेटिंग स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड। अब यहां पर बात है कि हमने क्या देखा कि जो मीडियम और बड़े साइज के किसान हैं, वो वर्कर्स को हायर करते हैं काम करने के लिए। अब ये वर्कर्स कहां से आते हैं, तो ये वर्कर्स आते हैं जनरली कहां से, लैंडलेस फैमिलीज से, जिनके पास कोई भी जमीन नहीं है, वो आकर के काम करते हैं। या फिर जो परिवार अपने छोटे से जमीन पर खेती करते हैं, जिन परिवारों के पास छोटी सी जमीन है, वो अपने परिवार के लिए एक्स्ट्रा इनकम कमाने के लिए जा करके इन बड़े किसानों के पास काम करते हैं, उनकी जमीन पर काम करते हैं। इस प्रकार से वो प्रोवाइड करते हैं अपनी जरूरतों को। कहता है कि अनलाइक फार्मर्स फार्म लेबरर्स डू नॉट हैव राइट ओवर द क्रॉप प्रोड्यूस्ड। मतलब कि यहां पर जो किसान हैं, वो जब अपने जमीन पर काम करते हैं, वो जमीन पर काम करते हैं, तो जो भी अनाज उगेगा वो उनका हो जाता है। लेकिन जब यहां पर फार्म लेबरर्स आकर के खेत पर मजदूरी करते हैं, काम करते हैं, तो अनाज पर उनका कोई भी हक नहीं होता है, बल्कि उनको इसके बदले में वेजेस दिए जाते हैं, पैसे दिए जाते हैं। मतलब उनको सैलरी पर हायर किया जाता है कि भाई आज तुमने काम किया तो आज तुमको सैलरी मिल जाएगी। ठीक है, अब ये वेजेस हो सकते हैं कैश दिया जाए, मतलब पैसे दे दिया जाए, या फिर और भी तरीके से, जैसे हो सकता है कि उनको क्रॉप दे दिया जाए। कई बार लेबरर्स जो होते हैं उनको खाना भी दिया जाता है, अलग अलग तरीके से उनको पेमेंट किया जाता है। समझ गए। कहता है कि वेजेस वेरी वाइडली फ्रॉम रीजन टू रीजन, फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप। जैसे कि कहीं पर हो सकता है कि 50 रुपया डेली का सैलरी मिले, कहीं पर 40 रुपया मिले, कहीं पर 100 रुपया मिले। साथ में अगर वीट का खेती कर रहे हैं तो ज्यादा सैलरी है, अगर आप किसी दाल का खेती कर रहे हैं तो कम सैलरी। ऐसी चीजें होती हैं, अलग अलग कंडीशन पर अलग अलग सैलरी होती है। ठीक है, अब यहां पर आगे कहें तो आगे कहता है कि देयर इज ऑल्सो अ वाइड वेरिएशन इन ड्यूरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। बात यहां पर यह है कि जब खेती की बात होती है तो खेती में बहुत अलग अलग टाइम पर नीड होती है वर्कर्स की। मतलब जब कटाई का समय होता है, जब बुआई का समय होता है, तब वर्कर्स की नीड होती है, तो उस समय में वर्कर्स को हायर किया जाता है। जिस समय में इरिगेशन चल रहा होता है या फिर फसल तैयार हो रहा होता है, उस समय उतने वर्कर की जरूरत नहीं होती है, इसलिए उस समय में वर्कर्स को उतनी बड़ी संख्या में हायर नहीं किया जाता है। तो यहां पर यही चीज है कि एम्प्लॉयमेंट का कोई गारंटी नहीं है कि भाई अगर खेती में काम कर रहे हैं, एग्रीकल्चर लेबरर हैं, तो वहां पर आपको सालों भर नौकरी मिल रही है, ऐसी बात नहीं है। साल भर में 1 महीने 2 महीने आपको काम मिलेंगे, बाकी समय में आपको काम नहीं मिलेंगे, क्योंकि उस समय में लेबरर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। अब यहां पर एक उदाहरण दिया गया है। उदाहरण किसका है, यहां पर देखिए, डाला और रामकली का बातचीत की। भाई ये लोग बातचीत कर रहे हैं यहां पर किस प्रकार से इनका ये दोनों मजदूर हैं। ठीक है, तो यहां पर डाला की बात आगे देखते हैं। डाला क्या है, एक लैंडलेस लेबरर है, समझ गए, जो कि डेली वेज पर पालमपुर में काम करता है। अब यहां पर उसको
रेगुलरली काम की तलाश करनी पड़ती है, काम खोजना पड़ता है कि वो अपने जरूरतों को पूरा कर सके। डेली क्यों खोजना पड़ता है? क्योंकि किसी भी जमीन पर अगर काम वो कर रहा है तो वहां पर काम 2 दिन 4 दिन 1 हफ्ते 2 हफ्ते से ज्यादा नहीं चलता है। क्योंकि कटाई का समय आया तो 4 दिन में कटाई हुआ, काम खत्म हो गया। बुआई का समय आया, 2 दिन में बुआई हुआ, काम खत्म हो गया। तो उसको हमेशा काम खोजना पड़ता है, समझ गए। और साथ में जो यहां पर फार्म लेबरर का जो वेजेस होते हैं, जो सैलरी तय की गई है सरकार के द्वारा, वो है 300 रुपया पर डे। लेकिन यहां पर डाला को मिलता कितना है? 160। और कई इलाकों में इससे भी कम मिलता है, या फिर कहीं पर हो सकता है ज्यादा भी मिले, समझ गए। तो यहां पर यह फिक्स नहीं है कि जितना सरकार ने बोल दिया उतना ही सैलरी मिलेगा, ऐसी बात नहीं है। आगे यहां पर क्या है? आगे यहां पर कहता है कि देयर इज ए हेवी कंपटीशन फॉर वर्क एमंग द फार्म लेबर इन पालमपुर। यहां पर काम करने वाले लोग ज्यादा हैं, लेकिन काम कम है, इसलिए यहां पर बहुत हाई कंपटीशन चलता है। इसलिए भी लोग कम सैलरी पर काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं, लोअर वेज पर काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और इस सिचुएशन के बारे में वो रामकली से बतियाता है, जो कि एक प्रकार जो दूसरी राम फार्म लेबरर है। और ये बातचीत आपको यहां पर देखने को मिलेगी, ये बातचीत को यहां पर आप देख सकते हैं इस तस्वीर में, ठीक है। अब यहां पर आगे बढ़ें तो आगे यहां पर कहता है कि वोट डाला एंड रामकली आर एमंग द पोरेस्ट पीपल इन द विलेज। दोनों गांव के सबसे करीब लोग हैं। अब यहां पर ये कुछ क्वेश्चंस हैं, इसको आप देख लीजिएगा। अब यहां पर आगे बढ़ते हैं तो आगे यहां पर क्या है? टॉपिक नंबर 6 है द कैपिटल नीडेड इन फार्मिंग। यानी कि अब यहां पर हम लोगों को एक और चीज कैपिटल की बात करनी है, कि मतलब जो यहां पर फार्मिंग हो रहा है, एग्रीकल्चर हो रहा है, यहां पर इन्वेस्ट करने के लिए हमको क्या लगेगा? पैसा लगेगा। तो वो कहां से आएगा भाई? वो देखते हैं। अब यहां पर कहता है कि यू हैव ऑलरेडी सीन दैट द मॉडर्न फार्मिंग मेथड रिक्वायर्ड अ ग्रेट डील ऑफ कैपिटल सो दैट द फार्मर्स नाउ नीड मोर मनी देन बिफोर। भाई मॉडर्न फार्मिंग मेथड होने लगी है, यहां पर फर्टिलाइजर भी डालेंगे, पेस्टिसाइड भी डालेंगे, ट्रैक्टर भी चलाएंगे, यहां पर हम लोग इरिगेशन पंप से भी करेंगे, तो सभी चीजों में पैसा लगता है। और साथ में लोगों को हायर करके भी काम करवाएंगे तो उसमें भी पैसा लगेगा। तो यहां पर बात है कि हमको पहले से ज्यादा ट्रेडिशनल तरीकों से ज्यादा अब पैसा लगता है। तो यह पैसा कहां से आएगा? तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं स्मॉल फार्मर्स के बारे में। कहता है कि मोस्ट स्मॉल फार्मर्स हैव टू बोरो मनी टू अरेंज फॉर द कैपिटल। मतलब जो छोटे किसान हैं उनको अपने जमीन पर खेती करने के लिए जो इन्वेस्टमेंट के लिए कैपिटल चाहिए होता है, वो कैपिटल कहां से आता है? वो बोरो करते हैं, उधार लेते हैं। उधार लेकर के अपनी जो खेती में इन्वेस्टमेंट है वो करने का काम करते हैं। कहता कि दे बोरो फ्रॉम लार्ज फार्मर्स और द विलेज मनी लेंडर और द ट्रेडर्स हु सप्लाई वेरियस इनपुट फॉर कल्टीवेशन। ये लोग कहां से बोरोइंग करने का काम करते हैं? ये बड़े किसानों से बोरोइंग करते हैं, या फिर गांव के साहूकार से बोरोइंग करते हैं, या फिर कोई ट्रेडर से बोरोइंग करते हैं जो कि कल्टीवेशन के लिए सामान इनपुट का सामान देता है। मतलब कि कोई दुकानदार है, वो फर्टिलाइजर बेचता है या फिर पेस्टिसाइड बेचता है, तो उसने दे दिया, उधार में सामान दे दिया, या फिर कोई साहूकार है उससे उधार पर ले लिया। इस प्रकार से चीजें यहां पर चलती है। इस प्रकार से यहां पर ये लोग अब लोन लेकर के, उधार लेकर के अपने खर्चे चलाने का काम करते हैं। अब इसके बाद जो ये उनको उधार मिलता है, ये उधार फ्री में नहीं मिलता है, यहां पर इंटरेस्ट लगता है। और इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ही हाई होता है, जिससे कि यहां पर इनके ऊपर एक प्रकार का बोझ आ जाता है। क्योंकि इनको जो पैसा लिया उसको लौटाने में बहुत तकलीफ होती है, क्योंकि उसके ऊपर इंटरेस्ट बहुत ज्यादा होता है। अब यहां पर एक एग्जाम्पल दिया गया है सविता का। सविता क्या है? एक स्मॉल फार्मर है। वो अपने जमीन पर 1 हेक्टेयर के जमीन पर वीट कल्टीवेट करने के बारे में सोच रही है। अब यहां पर खेती करने के लिए उसको सीड्स चाहिए, फर्टिलाइजर चाहिए, पेस्टिसाइड चाहिए, और साथ में उसको वाटर और अपने फार्म इंस्ट्रूमेंट को रिपेयर करने के लिए भी पैसा चाहिए। अब वो ये तय करती है कि भाई अगर मुझे खेती करना है तो मुझे करीब 3,000 रुपए चाहिए, और 3,000 रुपए में मेरा खर्चा चल जाएगा, मेरा काम हो जाएगा, मेरा खेती हो जाएगा। तो यहां पर क्या होता है? वो यहां पर तय करती है कि भाई उसके पास पैसा नहीं, तो वो जाकर के पैसे लेगी। किसके पास से? गांव के एक बड़े किसान तेजपाल सिंह के पास से। तेजपाल सिंह क्या करता है? पैसे देने के लिए तैयार हो जाता है। तय करता है कि 4 महीने में 24% का इंटरेस्ट लगेगा, 4 महीने बाद तुमको पैसे वापस करने होंगे। ये इंटरेस्ट रेट बहुत ही हाई है, लेकिन सविता फिर भी तैयार हो जाती है, क्योंकि उसको खेती करना है।
पैसा नहीं मिलेगा तो वो खेती नहीं करने पाएगी। इसके साथ सविता के ऊपर एक और कंडीशन लगाया जाता है कि सविता जो है वो आकर के तेजपाल सिंह के खेत में काम करेगी और यहां पर उसको पैसे मिलेंगे 100 रुपया प्रतिदिन। 100 रुपया प्रतिदिन सरकार ने जो तय किया उसके हिसाब से बहुत कम है, लेकिन फिर भी सविता तैयार है। क्यों तैयार है? क्योंकि यहां पर 100 रुपया पर उसको करना पड़ेगा। अगर वो काम नहीं करेगी तो उसको यहां पर लोन नहीं मिलेगा, 3,000 रुपए नहीं मिलेंगे, तो फिर वो अपने जमीन पर भी खेती नहीं करने पाएगी। अब सविता को यहां पर अपने जमीन पर भी मेहनत करना है और तेजपाल सिंह के जमीन पर भी जाकर के काम करना है ताकि कंडीशन वहां पर वो पूरा कर सके। तो इस प्रकार से यहां पर वो अपने जरूरतों को पूरा करती है, अपने पैसे की नीड को पूरा करती है। अब यहां पर आगे बढ़े तो यहां पर दूसरा हम लोग देखते हैं, दूसरा कंडीशन यह है कि हम लोग अब लार्ज फार्मर्स की बात करेंगे, या लार्ज या फिर मीडियम फार्मर दोनों की बात करेंगे। तो जो मीडियम और लार्ज फार्मर्स हैं इनको लोन लेने की जरूरत नहीं होती है। लोन लेने की जरूरत इसलिए नहीं होती है क्योंकि इनके पास जो जमीन है वो उसका साइज बड़ा है, इनके प्रोडक्शन का साइज बड़ा है और ज्यादा प्रोडक्शन होने की वजह से इनका जो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट होता है वो ज्यादा होता है, तो उसको बेचकर ये पैसे कमा लेते हैं, उसको ये अपने पास सेफ रखते हैं और अगले साल उसको यूज करते हैं। यहां पर जैसे उदाहरण के लिए कहता है कि देयर ओन सेविंग फ्रॉम फार्मिंग, दे आर दस एबल टू अरेंज फॉर द कैपिटल नीडेड। हाउ डू दिस फार्मर हैव देयर ओन सेविंग? तो इनके पास अपना सेविंग कैसे होता है? क्योंकि इनके पास जमीन ज्यादा है, प्रोडक्शन ज्यादा है और ज्यादा अनाज को मार्केट में बेचा तो उसको उससे जो पैसे मिले उसको अपने पास रख लिया, सेफ रख लिया और उसका फिर इन्होंने यूज किया। अब यहां पर अभी तक हमने क्या पढ़ा इसको देख करके फिल इन द ब्लैंक्स पढ़ने हैं। अब यहां पर कहता है, आइए इसको देख लेते हैं। Among the three factor of production, we found that labor is the most abundant factor of production. लेबर क्या है पालमपुर में भाई? मोस्ट abundant है। There are many people who are willing to work as farm laborer in the village, whereas the opportunity to work are limited. काम करने के लिए बहुत सारे लोग तैयार हैं लेकिन भाई काम बहुत ही कम है। They belong to either landless families or small farmers. They are paid low wages and lead a difficult life. In contrast to labor, land is a scarce factor of production. Cultivated land area is limited. Moreover, even the existing land is distributed unequally among the people engaged in farming. Unequally ये वाला होगा। There are a large number of small farmers who cultivate a small plot of land and live in conditions not much better than the landless farm laborers. To make the maximum use of existing land, farmers use क्या यूज करते हैं? मल्टीपल क्रॉपिंग यूज करते हैं और साथ में मॉडर्न फार्मिंग मेथड यूज करते हैं, MFM, मॉडर्न फार्मिंग मेथड यूज करते हैं। बोथ दीज हैव लेड टू इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप। ठीक है बात है भाई। आगे कहता है कि मॉडर्न फार्मिंग मेथड रिक्वायर्ड अ ग्रेट डील ऑफ कैपिटल लिख सकते हैं। ठीक है। Small farmer usually need to borrow money to arrange for the capital and are put to great distress to repay the loan. Therefore, capital too is a scarce factor of production, particularly for the small farmers. ठीक है। सिंपली सी बात है कि अभी तक जो हमने पढ़ा उसी का समरी है यहां पर कि भाई देखो यहां पर किसान जो होते हैं उनको कैपिटल चाहिए होता है मॉडर्न फार्मिंग मेथड में, और यहां पर जो अमीर किसान है उनके पास भरपूर पैसा है, वो लोग अपना इन्वेस्ट कर लेते हैं। जो छोटे किसान होते हैं उनको लोन लेना पड़ता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे यहां पर क्या है? आगे यहां पर एक कुछ और भी है। क्या है भाई? दो बोथ लैंड एंड कैपिटल आर स्कार्स, देयर इज अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन द टू फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। लैंड इज अ नेचुरल रिसोर्स, वेयर एज कैपिटल इज मेन मेड। ठीक है। तो यहां पर बाकी हो गया, यह भर गया। आगे यहां पर टॉपिक क्या है? सेल ऑफ सरप्लस फार्म प्रोडक्ट्स। मतलब यहां पर क्या हो गया? जब यहां पर प्रोडक्शन हो गया, प्रोडक्शन होने के बाद हमारा आउटपुट निकलेगा। आउटपुट में हम पहले ही देख चुके हैं कि जो किसान होते हैं वो अपने जरूरत का जो भी अनाज है उसको अपने पास रख लेते हैं अपने नीड को पूरा करने के लिए, और बाकी का जो अनाज बचता है, सरप्लस अनाज होता है, सरप्लस फार्म प्रोडक्ट होता है, उसको जाकर के वो मार्केट में बेच देते हैं। अब यहां पर क्या हुआ? ये बेचने के लिए ये क्या करेंगे?
ये बेचने के लिए जाएंगे मार्केट में। मार्केट कहाँ है भाई? ये मार्केट है आपको या तो रायगंज में या फिर पास का जो शहर है शाहपुर, वहां पर है, और वहां पर जाकर के वो बेच देते हैं। यहां पर यही बातें लिखी गई है कि यहां पर क्या हुआ, जितना उनके पास जरूरत है उसको उन्होंने रख लिया और बाकी को जाकर के मार्केट में बेच देते हैं। मार्केट में ले जाने के लिए वो या तो बुलॉक कार्ट का यूज करेंगे या फिर किसी और तरीके के ट्रांसपोर्ट के मीडियम का यूज करेंगे, जिससे कि वो क्या करेंगे, एक प्रकार से अपने प्रोडक्ट को वहां पर ले जाएंगे। उदाहरण के लिए यहां पर दिया गया एक बड़े किसान तेजपाल सिंह के बारे में कि तेजपाल सिंह जो था उसको पिछली साल 350 क्विंटल का वीट एक्स्ट्रा था, मतलब सरप्लस था। उसको जब उसने बेचा तो उसको बहुत अच्छा अर्निंग हुआ। उस पैसे का उसने क्या किया, बैंक में जाकर के डिपॉजिट कर दिया, जहां से उसको इंटरेस्ट भी मिल रहा था, और उसी पैसे का वो यूज करके बाकी लोगों को, जो छोटे किसान हैं, उनको वो उधार देने का काम करता है, जिससे भी उसको काफी अच्छा अर्निंग होता है, काफी अच्छा वो इंटरेस्ट कमाता है। और इस साल जो उसको पैसे मिलने वाले हैं उससे वो क्या करेगा, वो ट्रैक्टर खरीदेगा और ट्रैक्टर का यूज करेगा अपने खेती के लिए, अपने प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए। इसी प्रकार से तेजपाल के जैसे जो दूसरे मीडियम साइज के फार्मर हैं, उनके पास भी काफी अच्छा सरप्लस फार्म प्रोडक्ट होता है और उसको वो एक प्रकार से अपने पास रख लेते हैं कि अगले साल वो कैपिटल के रूप में यूज करेंगे या फिर वो दूसरों को देंगे या फिर इसी प्रकार की चीजें वो करेंगे। ठीक है। और कुछ किसान जो हैं इस सेविंग का यूज करके कैटल, ट्रक वगैरह ये चीजें खरीदते हैं ताकि वो नॉर्म फार्म एक्टिविटीज कर सके, अदर सोर्स ऑफ इनकम अपना बना सके। अब यहां पर आगे बढ़ते हैं तो आगे हमारे सामने अगला टॉपिक आ जाता है। यह टॉपिक है नॉर्म फार्म एक्टिविटीज इन पालमपुर। मतलब कि खेती के अलावा, फार्मिंग के अलावा दूसरी कौन कौन सी एक्टिविटीज होती हैं पालमपुर में, यह चीज हम अब यहां पर देखेंगे। तो यहां पर इस चीज के बारे में कहता है कि वी हैव लर्नड अबाउट फार्मिंग एज द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी इन पालमपुर। वी शैल नाउ टेक अ लुक एट सम ऑफ द नॉन फार्म प्रोडक्शन एक्टिविटीज। Only 25% of the people working in Palampur are engaged in activities other than agriculture. हमने अभी तक क्या पढ़ा, फार्मिंग के बारे में पढ़ा। हम ये भी पहले जान चुके हैं कि फार्मिंग क्या है, मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी है पालमपुर का। लेकिन पालमपुर में करीब 25% लोग हैं जो कि फार्मिंग के अलावा दूसरे प्रोडक्शन एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं। ये कौन कौन से एक्टिविटीज हैं, आइए इसको जरा सा हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले तो यहां पर बात करता है डेयरी के बारे में, जो कि दूसरा एक कॉमन एक्टिविटी है। डेयरी क्या है, एक प्रकार का बहुत ही कॉमन एक्टिविटी है पालमपुर में। जो फैमिलीज एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व हैं वो भी एक प्रकार से डेयरी का काम करते हैं। अब यहां पर डेयरी में जो कैटल्स होते हैं उनको फीड करने के लिए, जैसे कि जो बफेलोज हो गए या काउज हो गए, उनको अलग अलग प्रकार के ग्रास या फिर ज्वार और बाजरा खिलाया जाता है, दिया जाता है रेनी सीजन के दौरान। और यहां पर जो मिल्क इनसे प्राप्त होता है, इस मिल्क में से कुछ कंज्यूम किया जाता है और जो बाकी बच जाता है उसको रायगंज में जाकर के बेच दिया जाता है। और यहां पर शाहपुर में 2 ट्रेडर्स ऐसे हैं जिन्होंने अपने पैसों से, अपना इन्वेस्टमेंट करके कलेक्शन कम चिलिंग सेंटर्स खोले हैं। मतलब कि दूध को वो कलेक्ट करते हैं, चिल करते हैं और फिर वो उसको पैक करके या फिर किसी और तरीके से दूसरी जगह पर बेच देते हैं। अब यहां पर क्या होता है, जो किसान हैं, जो लोग हैं पालमपुर में जो कि डेयरी का काम देखते हैं, वो अपने मिल्क को यहां पर इन ट्रेडर्स के पास ला करके बेच देते हैं और ये ट्रेडर्स उसको चिल करके अपने पास स्टोर करके फिर आगे बड़े शहरों में और बड़े सिटीज में जाकर के ये बेच देते हैं। तो इस प्रकार से डेयरी भी यहां पर काम करता है। आगे बढ़ें तो आगे ये आपको चार्ट है, ये इसको खुद से कर लीजिएगा। दूसरा यहां पर हम लोगों का जो नॉन फार्म एक्टिविटी है वो है आपका स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग। पालमपुर में स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग का भी काम होता है, जिसमें करीब 50 से भी कम लोग हैं जो कि इस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में काम करते हैं। कहता है कि अनलाइक द मैन्युफैक्चरिंग दैट टेक्स प्लेस इन द बिग फैक्ट्रीज इन टाउन्स एंड सिटीज, मैन्युफैक्चरिंग इन पालमपुर इन्वॉल्व वेरी सिंपल प्रोडक्शन मेथड्स and are done on a small scale। देखिए यहां पर हम लोग मैन्युफैक्चरिंग की जब बात करते हैं तो यहां पर जो मैन्युफैक्चरिंग होती है पालमपुर में, ये पालमपुर में होने वाली मैन्युफैक्चरिंग बड़े किसी शहर के फैक्ट्री में होने वाली मैन्युफैक्चरिंग से बहुत ही अलग है। जैसे कि वहां पर फैक्ट्रियों में मैन्युफैक्चरिंग होता है, हजारों लोग मिलकर के प्रोडक्शन करते हैं, लेकिन यहां पर पालमपुर में जो मैन्युफैक्चरिंग होता है ये आपको घर के अंदर किया जाता है और परिवार के लोगों के मदद से किया जाता है। तो ये आपको
जैसे मैन्युफैक्चरिंग में हो सकता है कि गांव में अगर आप जाएंगे तो वहां पर जो सूप बनाने का काम होता है, या फिर आपको मिट्टी के बर्तन बनाने का काम हो गया, या फिर लोहे के औजार बनाने का काम हो गया, ये इस प्रकार के मैन्युफैक्चरिंग यहां पर होते हैं। एक और उदाहरण दिया है आपको मैन्युफैक्चरिंग का, और वो है शुगर केन क्रशिंग का। मतलब कि जो शुगर केन होता है उसके रस से गुड़ बनाने का या फिर जैगरी बनाने का जो काम होता है, वो भी एक प्रकार से मैन्युफैक्चरिंग में आता है। उसी का उदाहरण दिया है कि एक व्यक्ति है मिश्री लाल, वो क्या करता है, मैकेनिकल शुगर केन क्रशिंग मशीन खरीदता है जो कि इलेक्ट्रिसिटी से चलता है, और उसको वो अपने फील्ड में लगा देता है, और यहां पर वो इसकी मदद से शुगर केन को क्रश करने का काम करता है, और इसके बाद यहां पर जो शुगर केन से जैगरी बनता है उसको फिर जाकर के वो शाहपुर में बेच देता है, और वो उससे प्रॉफिट कमाता है। तो ये एक प्रकार का क्या हो गया, मैन्युफैक्चरिंग हो गया, स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है। इसके बाद यहां पर थर्ड पॉइंट है, तीसरा प्रकार है, और वो है ट्रेडिंग यानी शॉपकीपिंग की बात की जा रही है। कि यहां पर कहता है कि पीपल इन्वॉल्व्ड इन ट्रेड एक्सचेंज ऑफ गुड्स आर नॉट मैनी इन पालमपुर। पालमपुर में बहुत सारे लोग ऐसे नहीं हैं जो कि ट्रेडिंग यानी कि दुकानदार सामान को एक्सचेंज करने का काम करते हैं, और यहां पर जो ट्रेडर्स हैं उनकी संख्या बहुत कम है। और ये काम कैसे करते हैं, बड़े शहरों से जाकर के ये सामान लाते हैं, उसको होलसेल रेट पर लाते हैं, और यहां पर ला करके पालमपुर में सेल करते हैं, तो कुछ पैसे इनको प्रॉफिट हो जाते हैं। ठीक है। अब यहां पर स्मॉल स्केल जनरल स्टोर हैं, जैसे कि गांव में होते हैं या फिर हमारे घर के आसपास होते हैं, उसी प्रकार के होते हैं, जो कि राइस, स्वीट, शुगर, टी, ऑयल वगैरह बेचने का काम करते हैं। और यहां पर कुछ फैमिलीज ऐसी हैं जो कि आपको बस स्टैंड के पास हैं, वो इस प्रकार से अपने घरों में ही इन्होंने दुकान वगैरह खोल ली है। ठीक है। अब यहां पर आगे बढ़ें तो आगे एक और उदाहरण है, यहां पर करीम का उदाहरण दिया गया है। करीम क्या है, करीम इस गांव में, मतलब पालमपुर गांव में, इसने क्या किया, कंप्यूटर क्लास सेंटर खोला है। मतलब कि एक तरीके से बच्चों को कंप्यूटर सिखाने का काम करता है, और पिछले कुछ सालों में जो बच्चे हैं वो एक प्रकार से कंप्यूटर सीखना चाह रहे हैं या फिर कंप्यूटर में इंटरेस्टेड हैं। अब यहां पर यही चीज कहता है कि करीम ये देखता है या पाता है कि गांव के बच्चे जो हैं वो कंप्यूटर सीखने टाउन जाते हैं, शहर की ओर जाते हैं, तो वो क्या करता है, वह अपने गांव में ही खोल देता है। और यहां पर दो ऐसी लड़कियां हैं जो कि जिनके पास कंप्यूटर एप्लीकेशन का डिग्री है, इनको ये हायर कर लेता है और अपना ये कंप्यूटर सेंटर चलाने में उनका मदद लेता है। ठीक है। और यहां पर उसने कंप्यूटर वगैरह खरीद करके क्लास वगैरह शुरू किया है, जिससे कि अच्छा संख्या में बच्चे आ रहे हैं, जिससे इसको अर्निंग भी अच्छा हो रहा है। इसके बाद यहां पर चौथा हमारा जो नॉन फार्म एक्टिविटी है वो है ट्रांसपोर्ट, जो कि आजकल काफी ग्रो कर रहा है, डेवलप कर रहा है। कहता है कि देयर आर वेराइटी ऑफ व्हीकल ऑन द रोड कनेक्टिंग पालमपुर टू रायगंज। रिक्शा वाला, टोंगा वाला, जीप, ट्रैक्टर, ट्रक ड्राइवर एंड पीपल ड्राइविंग ट्रेडिशनल बुलॉक कार्ट एंड बोगी आर पीपल इन द ट्रांसपोर्ट सर्विसेज। दे फेरी पीपल एंड गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एंड इन रिटर्न गेट पेड फॉर इट। द नंबर ऑफ पीपल इन्वॉल्व इन ट्रांसपोर्ट हैज ग्रोन ओवर लास्ट सेवरल ईयर्स। यहां पर एक तरीके से बात है कि बहुत बड़ी संख्या में लोग अब ट्रांसपोर्ट सेक्टर में भी काम कर रहे हैं। कुछ लोग ट्रैक्टर चलाने का ट्रैक्टर चलाने का काम कर रहे हैं, कुछ ट्रक चला रहे हैं, कुछ ब्लॉक कार्ट चला रहे हैं। मतलब एक तरीके से पालमपुर से रायगंज या शाहपुर लोगों को लेकर जाना या फिर सामान लेकर के आना, इस तरीके के काम में ये इन्वॉल्व हैं। और धीरे धीरे बहुत बड़ी संख्या में लोग इसमें शामिल हो रहे हैं, इस काम को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। अब यहां पर आगे उदाहरण दिया गया है किशोरा का। किशोरा क्या है, एक फार्म लेबरर है, और किशोरा एक को काफी परेशानी हो रही है अपने परिवार के खर्चे चलाने की। जो उसको वेतन वगैरह मिलता है खेत में काम करके, उससे उसका काम नहीं चलने पा रहा है। और यहां पर पिछले कुछ साल पहले किशोर ने क्या किया, एक लोन लिया बैंक से। उस लोन की मदद से इसने क्या क्या किया, बफेलो खरीदा। बफेलो का मिल्क वो बेचने का काम करता है, जिससे उसको कुछ आमदनी हो जाती है। और इसके साथ ही बफेलो के साथ उसने वुडन कार्ट अटैच कर दिया, जिससे कि वो सामान को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। और साथ में वो गंगा नदी के पास जाता है हफ्ते में एक दिन, ताकि वहां से मिट्टी ला सके। और इसके अलावा वो शाहपुर भी जाता है कभी कभी, ताकि जैगरी पहुंचा सके, जिससे उसको की कुछ आमदनी हो जाती है। तो इस प्रकार से किशोरा जो है ट्रांसपोर्ट में काम करके कुछ अपना पैसा एक्स्ट्रा इनकम करने की कोशिश करता है। तो यहां पर ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर समाप्त होता है। यहां पर चैप्टर का समरी है। अगर आपको चैप्टर जल्दी से रिवाइज करना हो तो आप ये समरी पढ़ सकते हैं, समरी से आपका अच्छा रिवीजन हो जाएगा। वैसे चैप्टर के एक्सरसाइजेज हैं जिनको अगर हो सके तो आगे मैं वीडियो बना करके अपलोड कर दूंगा। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।